देखा 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 आपको आई डोंट नो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, बट ये माइक्रोफोन ऑफ था। अगर मैं ये चीज़ नहीं देखता तो भाई मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। अभी भी मैं बता रहा हूँ, मैं आंसू आ जाते हैं भाई एंड में आँख में देखते की आवाज़, भाई बहुत सैड होता है। चलो, पहला पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज द मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यू टू जनरेशन ऑफ मोर स्टेबल सम। मार्कोनी ऑफ रूफ होता क्या, ठीक है, ये जान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम पेपर में आपको ये क्वेश्चन दिखेगा हाल, लेकिन इसका बहुत फिक्स्ड क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे देखो, कोई कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है, ठीक है, सॉरी, ये कंपाउंड है, ठीक है, राइट। एक कंपाउंड है, मतलब ऐसे जुड़ा हुआ है कंपाउंड, CH3 से CH चला हुआ है कि डबल बॉन्ड है, CH2 है, ऐसा कोई कंपाउंड होगा, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, HBr, HCl, NaCl, कुछ भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज का ऐड करेंगे। यहाँ पे H पॉजिटिव होता है, Br नेगेटिव होगा, राइट। H पॉजिटिव होगा, Cl माइनस होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, HBr को इसमें ऐड करेंगे, तो H किससे अटैच होगा और Br किससे अटैच होगा, ये बताता है मार्कोनी ऑफ रूल। मार्कोनी ऑफ रूल क्या कहता है, दो चीज़ होती है। पहले तो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो जाके जिस कार्बन से जुड़ेगा, वो कार्बन में हाइड्रोजन सबसे कम होंगे, सबसे कम हाइड्रोजन जिस कार्बन के पास होंगे उस कार्बन में जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। पहले तो ये लॉजिक बनाते हैं, अगर यहाँ पर जुड़ना होगा तो इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा, इसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है, राइट राइट राइट। एक और चीज़ ध्यान रखना कि जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव चार्ज है वो वहीं जाके जुड़ेगा तो जहाँ सबसे कम कार्बन है, और वहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ पे जुड़ेगा वो सबसे स्टेबल जगह जुड़ेगा। समझ रही हो, मतलब कैसे बताऊँ कि अगर देखो, जहाँ पे जुड़ेगा वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल फील करेगा। क्यों? क्योंकि देखो, हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगाया, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज लगाया हमने, ये नेगेटिव चार्ज माइनस आई इफेक्ट लगा के देगा, राइट, माइनस आई इफेक्ट हमको पता है ना। और ये जो CH3 है, ये जो अब इसने -3 इफेक्ट लगा के दे रहा है, राइट, -3 इफेक्ट लगा के देगा तो अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो अनस्टेबिलिटी आएगी। और जो CH3 है, मिथाइल CH2 है, ये सारे तो प्लस आई वाले होते हैं, खींचते हैं। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बन से सराउंडिंग होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल पोजीशन हो जाएगी। मतलब समझ रहा है, जितने ज़्यादा कार्बन आसपास होंगे इस जहाँ पे भी Br अटैच होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट। जितने भी यहाँ पे एक और कार्बन होता तो ये और ज़्यादा स्टेबल हो जाता। जैसे यहाँ पे आप तीन तीन प्लस आई वाले हैं और इसका नेगेटिव चार्ज खींच रहे हैं, एक ये प्लस इसके पास हमारे पास लोन पेयर्स भी होते हैं, इसके पास हमारे पास लोन पेयर होते हैं ना Br के पास, तो ये एक डबल बॉन्ड, फिर एक गैप, फिर लोन पेयर, ये रेजोनेंस भी बना लेगा तो और स्टेबिलिटी आ गई, समझिए। तो ये होता है मार्कोनी ऑफ रूल, ये बताता है कि आपको ऐसी जगह जोड़ना है जहाँ पे पहली बात तो हाइड्रोजन सबसे कम हो जिस कार्बन के पास, और क्या हो कि वो ओके, नहीं चल रहा है भाई, फट जाती है। और क्या हो कि जहाँ पे वो Br नेगेटिव चल लगेगा वो सबसे जितना ज़्यादा कार्बन से ज़्यादा सराउंडेड रहेगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। मोस्ट स्टेबल कार्बन कैटायन कहाँ पे फॉर्म होगा, चलो हम लोग जोड़ के देखते हैं। CH2 + CH2, इसमें तो कोई वो ही नहीं, कहीं पे भी CH2 में HBr ऐड किया तो चाहे यहाँ पे लगा दो चाहे इस पे लगा दो, सेम ही प्रोडक्ट बनने वाला है। तो प्रोडक्ट बनेगा ये CH2, ये डबल बॉन्ड हट जाता है, सॉरी मैंने ये चीज़ बताना भूल गया कि अगर हम लोग CH3 जैसे एग्जांपल हमने लिया था, CH3 CH2 और डबल बॉन्ड CH का, अरे यार, ठीक है, सबके चार चार बॉन्ड हो गया। अगर हम यहाँ पे HBr ऐड करेंगे तो ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, क्योंकि इसके यहाँ पे H ऐड हो जाएगा इस हाइड्रोजन पे, ये वाला तो ऑलरेडी 4 फुल है, यहाँ पे थोड़ी ऐड होगा, इस कार्बन पे H ऐड हो जाएगा, इसमें Br आ जाएगा, तो बन जाएगा ये CH Br CH3, ठीक है, ऐसे बन जाता है, ऐसे प्रोडक्ट बनेगा, राइट। चलो अब यहाँ पे देखो, CH2 एक जगह हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, एक जगह ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, तो इस वाले में हाइड्रोजन करते हैं, इस वाले में ब्रोमीन ऐड कर देते हैं, CH2Br, ऐसे बन गया, सबके चार चार बॉन्ड्स हो गए, राइट। चाहे इसको इधर जोड़ दो चाहे इसको इधर जोड़ दो, दोनों सेम पे प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, एक ये प्रोडक्ट बन गया। इसमें हम लोग अगर ऐड करेंगे तो Cl कहाँ पे ऐड होगा, Cl इस कार्बन पे ऐड होगा, सबसे कम हाइड्रोजन है इसके पास, CH3 CH Cl CH3, ठीक है, अच्छी जगह ऐड हो गया, स्टेबल भी है, बिकॉज दो हाइड्रोजन है हमारे पास, दो कार्बन का, दो मिथाइल ग्रुप है हमारे आसपास, प्लस आई, स्टेबल भी है, नाइस। ये वाला देखते हैं, इस पे कहाँ ऐड होगा, CH3
यहाँ पे सी एच है, यहाँ पे चाहे इसमें ऐड करो चाहे इसमें ऐड कर दो, सेम ही चीज़ है। चाहे इसमें ऐड करवा दो चाहे इसमें ऐड करवा दो, इसमें हाइड्रोजन डलवा दो, इसमें आई डलवा दो, इसमें हाइड्रोजन डलवा दो, इसमें ऐड डलवा दो, सेम चीज़ है। तो इसमें सी एच टू कर देते हैं, इसमें हाइड्रोजन डालते हैं, इसमें सी एच आई अटैच कर देते हैं, इसमें सी एच थ्री, इसका ये भी लग गया हमारा, और ये भी ठीक ठाक स्टेबल है, ये भी ठीक ठाक स्टेबल है। अब ये देखो, ये ऐसा कंपाउंड है सी एच थ्री, सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच टू, इसमें कहाँ लगेगा क्लोरीन? यहाँ पे, यहाँ पे लगेगा। इसके सबसे कम, इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, सबसे कम हाइड्रोजन है, तो हमने लगा दिया CH3 क्लोरीन CH3। अब देखो यहाँ पे लगा, तो देख कितना ज़्यादा स्टेबल है। ये तो टर्शरी कार्बोकैटायन बन गया ना। टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, प्लस आई के इफेक्ट में, याद करो। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया, Cl लगा और सबसे ज़्यादा आसपास सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट है, राइट। तो ये सबसे स्टेबल बन गया। तो आंसर इसका ये होगा। सब में मार्कोनी ऑफ रूम बैठा, पूछा क्या था, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, तो ऐसे होगा। समझ में अभी भी ये कंसेप्ट? ठीक है, ऐसे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट भी सीखते जाएंगे। समझ में आया नहीं कंसेप्ट? ठीक है। नेक्स्ट देखो, DNF ब्लॉक से क्वेश्चन आया, टॉपिक नंबर 29 है। इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। देखो दो फिक्स्ड है बेबी, जो दो एक्सेप्शन है ना, 2-3, वो पूछ रहे हैं। 29 आपका किसका होता है, आपको याद है? 29 होता है हमारा कॉपर का। ऐसे ही हमारा क्रोमियम होता है, आई गेस क्रोमियम होता है 24, आई गेस। रुको मैं गूगल में देख लेता हूँ। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, यस। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका भी एक्सेप्शन होता है, नो, यस, ये भी होता है। ऐसे क्रोमियम होता है, ये दोनों होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा, ये एक्सेप्शन होता है। तो इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बहुत फ्रीक्वेंट, और पूछता तो इन्हीं की सबका है, जिनका एक्सेप्शन होगा उन्हीं का पूछेगा, नॉर्मली क्यों पूछेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते कैसे हैं? एस पी एस डी पी एस एफ डी पी एस, ऐसे लिखते हैं। पहला एस, दूसरा एस, दूसरी रो में, और दूसरी रो से शुरू होता है दो पी, और ये कौन सा एस होगा, कौन सा नंबर होगा? तीसरा एस होगा। दो तो ऊपर लिख चुका है। अब कौन सा ही पी है? तीसरा पी है, ये हो गया चौथा एस, ठीक है। ये थर्ड रो में आ गया 3D से शुरू करो। कौन सा पी है ये? 3P तक हो चुका था, 4P, किस एस तक हो चुका है? 5S, कितना डी हो चुका है? 3D था, 4D, कितने पी हो चुका है? 4P, 5P, 6S, समझ रहे हैं? ऐसे बढ़ता जाएगा आगे, यहाँ पे ऐसे 4F शुरू होगा ऐसे। तो अब इन्हीं के सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करो। इसमें 2 जाएंगे पहले, फिर इसमें 2 जाएंगे। P कितना लेता है? 6 लेता है। S कितना लेता है? 2 लेता है। P कितना लेता है? 6 लेता है। S कितना लेता है? 2 लेता है, ठीक है। हमको देखना भी कितने 29 है ना, तो हमारे कितने हो गए अभी? 2 2 4 10 10 20 हो गए हमारे, 9 बचे। डी कितना लेता है? डी 6 लेता है, नहीं डी 6 थोड़ी लेता है, डी 10 लेता है। तो 10 लेगा, हमारे पास है कितने? 9, तो ये पूरे ले लेगा, बस इतना ही। यहीं तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इसमें आर्गन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 20। तो यहाँ तक तो आर्गन कॉन्फ़िगरेशन है, तो ऐसा हम लोग स्टैंडर्ड लिख देते हैं। अगर इतना लंबा आप लिखोगे तो वो भी लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट आर्गन लिख दो ऐसे ब्रैकेट बना के, समझा? नहीं सॉरी, आर्गन का 18 होता है भाई। मैं ये भी देखो, मेरी गलती नहीं है ये सब, ठीक है ना। मैं मेरा भूलना लाजमी है, ठीक है। तो 4s2 है ना, यहाँ तक 18 तक, ये ऐसे शुरू हो रहा है ना, ऐसे जाएगा, फिर P आएगा, फिर 4s, तो यहाँ तक आर्गन है, ठीक है। तो आर्गन है, फिर क्या फेल हुआ? फिर 3D फेल हुआ, फिर 3D, फिर 4s, ठीक है। 3D 4s2, ये आई हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेक सेंस? अब क्या होता है इसमें, कॉपर 29 में और क्रोमियम 24 में, सिमिलरली इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसी में लिखें तो इसका भी आर्गन तक तो जाएगा 18 तक। फिर क्या होगा? 3D, फिर 2 इधर जाएंगे तो 18 गया, 20 तक आ गया, बचे कितने? 4, तो 3D 4 होगा। 3D 4s2, ठीक है। मेक सेंस? आर्गन के इसमें क्या होता है, इन दोनों में जो 4, ये जो 3D 9 है, 3D फुली स्टेबलाइज कितना होता है? 10 में होता है। अगर 10 में बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज, फुल्ली स्टेबलाइज होता है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हो जाता है, तो ये क्या करता है? एस से एक अपना उधार लेकर अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ कर लेता है, अपने आप को फुल्ली स्टेबल बना लेता है। तो इसका हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन 3D 10 4s1, ठीक है। सिमिलरली आगे क्या करता है, इसका भी हाफ फील्ड, अगर ये 4 से 5 खेलते हैं तो हाफ फील्ड हो जाएगा, वो भी बहुत स्टेबल होता है। तो ये भी एस से ले लेता है एक,
और ये 3d5 4s1 बन जाता है इस कॉन्फ़िगरेशन। तो इनका कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, ये दोनों एक्सेप्शन होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पूछा है तो ए आर्गन 3d10 4s1, आर्गन 4d10 4s1। ठीक है, मेक सेंस, इजी पीजी। द सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफिनिटी इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बोल रहा है सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ एंडोडर्मिक, बिकॉज एंडोडर्मिक क्यों होती है सेकेंड, तो सेकेंड पहली तो हो चुकी है, तो पहला एक ऑक्सीजन था मान लो, पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो चुकी है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हम उसको ठूस चुके हैं तो ओ नेगेटिव होगा, राइट। अब हम एक और ठूस रहे हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो बन जाएगा ये O2 माइनस, राइट, O2 माइनस बन जाएगा। अब ये बोल रहा है कि एंडोडर्मिक क्यों, एंडोडर्मिक मतलब हमको एनर्जी देनी पड़ी, एजोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी कब रिलीज होती है, जब स्टेबिलिटी अटेन करता है। एंडोडर्मिक क्यों होता है, जब हम लोग को एनर्जी देनी पड़ती है। हम लोग ये एंडोडर्मिक क्यों है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था इसके पास, ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, आप एक और उसको ठूस रहे हो तो वो लेना क्यों चाहेगा, ऑक्सीजन रिपल्सिव हो जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो दूसरे नेगेटिव चार्ज को रिपल्स करेगा। अगर आप उस पर ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन चार्ज ठूस रहे हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए वो एंडोडर्मिक होगा। तो इसका रीज़न पढ़ो, ऑक्सीजन इज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, छोड़ो, O-9 इज़ वेरी लार्ज कैटायन, ठीक है, ये भी ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन छोड़ो। द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फ्रॉम ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज O-, एंड खुद से पढ़ के फील आ रही है कि सबसे ज़्यादा सही है ना, पढ़ के फील आ रही होगी बेबी, बस ऐसे फील में मार दो आंसर, ठीक है, मेक सेंस, इजी पीजी। चलो आगे चलते हैं। हेलो एल्केन का नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर्स, ठीक है, इसके कितने स्ट्रक्चर आइसोमर्स, आपको लाइन डायग्राम आता है बेबी, ऐसे बनाते हैं, है ना, लाइन डायग्राम ऐसे बनाते हैं, ये एक कार्बन होता है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो C4 है, 4 कार्बन बना दिया हमने। अब सब में हाइड्रोजन लगे होंगे और एक क्लोरीन लगा है, क्लोरीन कहाँ पे लगा हुआ है, आखिरी में लगा हुआ है, क्लोरीन कहाँ पे लगा है, कहीं पे, मतलब कहीं पे भी लगा दो क्लोरीन, इसने बताया नहीं है कहीं पे, हम लोग को आइसोमर्स बनाना है, तो एक हम क्लोरीन यहाँ पे लगा सकते हैं, एक ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर हम बनाएंगे कैसे, एक क्लोरीन हम यहाँ पे लगा दें, बिकॉज ये बन जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, क्या बन जाएगा ये, ब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन बन जाएगा, राइट, 1 क्लोरोब्यूटेन बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, 1 2 क्लोरोब्यूटेन बन जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि हम लोग क्लोरीन यहाँ भी तो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लगा दोगे तो यहाँ से गिनती शुरू हो जाएगी, तो 1 2 अगेन 2 क्लोरो बन जाएगा, तो वो सेंसलेस है। तो ऐसे स्ट्रक्चर के 2 ही बन जाएंगे, ठीक है, 2 स्ट्रक्चर बन गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और कार्बन को एक ही में लगा देते हैं, एक और ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है, कैसे, हम लोग ऐसा बना दें, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, राइट, ऐसे भी बना सकते हैं एक स्ट्रक्चर। अब एक यहाँ पे क्लोरीन लगा दो, अब यहाँ पे क्लोरीन लगाओ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, सेम है, तो एक ही स्ट्रक्चर बना। एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं कैसे, एक यहाँ पे क्लोरीन लगा दो, ठीक है, तो 1 2 3 4 4 आइसोमर्स हमारे बन गए, 4 डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स हमारे बन गए। अब आपको और भी कुछ सूझ रहा है तो आप बना लो, लेकिन बनेंगे नहीं, बाय द वे, दिमाग लगा लो। तो आंसर होगा 4 हमारे बने इसके, और कोई बन नहीं पा रहा है, तो 4 ही आंसर है, करेक्ट आंसर इज़ 2। मेक सेंस, मेक सेंस, ईजी पीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा हुआ है, PCl5 से ये बन रहा है और हमारा Kp दिया हुआ है इतना, ठीक है। इफ़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इतना, अब इसी रिएक्शन के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं की, क्या किए, PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 बन रहा था, तो बन, अब क्या हो गया, PCl3 Cl2 रिएक्शन को उल्टा कर दिया। रिएक्शन को उल्टा क्या करते हैं, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, राइट, याद आ रहा है, जो हमारे पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसका रेसिप्रोकल वो रिवर्स हो जाता है, तो जो हमारा नया होगा वो हो जाएगा 1/Kp, राइट, बिकॉज हमने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। और क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, इस रिएक्शन को उल्टा किया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई मतलब 2 का स्क्वायर आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 का स्क्वायर आ जाता, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2 स्क्वायर, 1/Kp का स्क्वायर। मेक सेंस, आंसर क्या आ जाएगा 3, नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा 1/Kp स्क्वायर। मेक सेंस, ईजी पीजी क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, कुछ नया नहीं है ना, हम लोग को सब पढ़ा है, हम लोग को बस रिवाइज करना है, ऐसे क्वेश्चन के थ्रू हमारा रिवाइज हो रहा है, राइट। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कॉन्स्टिट्यूट्स अ बेसिक बफर। देखो भाई, जब भी बफर की बात आए ना, जो सा बफर होता है, जो सा बफर होता है, अगर बेसिक बफर है, बफर इज क्या होता है, बफर मिक्सचर होता है, राइट, बफर मिक्सचर। बेसिक बफर किससे बनता है, वीक बेस, बेसिक है तो वीक बेस प्लस उसका कॉन्जुगेट एसिड। अगर यही चीज़ एसिड बफर होता है तो एसिड बफर कैसे बनेगा, वीक एसिड प्लस उसका कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है,
जो वीक बेस है, मान लो अगर कुछ भी वीक बेस है तो उसी वीक बेस को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करके उसका जो कंपाउंड बनता है वो लिखते हैं, ठीक है। अब बेसिक बफर है तो बेसिक बफर के हम लोग को वीक बेस देखना है, ठीक है। ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक मतलब हम लोग को बेसिक बफर देखना है। बेसिक बफर में क्या होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए और कॉन्जुगेट एसिड होना चाहिए। ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड तो होना ही नहीं चाहिए बेसिक बफर में, हटाओ। ये हमारा हो गया NaOH। NaOH होता है स्ट्रॉन्ग बेस, राइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हटाओ, ठीक है। नेक्स्ट हो गया NaCl और NaOH, अगेन NaOH, हटाओ। अब देखो Na4OH, ये हमारा वीक बेस होता है, हम लोग को ऐसे थोड़ा सा पहचानना पड़ेगा बेबी। हम लोग को इसको हमने कभी स्ट्रॉन्ग बेस में देखा है बेबी? कभी हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड को स्ट्रॉन्ग बेस में देखा नहीं ना, वीक में ऐसे देखा होगा थोड़ा बहुत। तो ये हमारा हो गया एक वीक बेस क्राइटेरिया हो गया। ये हमारा कॉन्जुगेट एसिड हो गया, कैसे? हमने NH4OH को ही HCl स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्ट करके ऐसा कॉन्जुगेट एसिड बना दिया, NH4Cl, राइट। तो कॉन्जुगेट एसिड प्लस वीक बेस, दोनों से कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ये हमारा एक वीक बेस बन गया। मेक सेंस? अगर ये चीज़ हम लोग को एसिडिक बफर दिया होता तो एसिडिक बफर हम लोग को क्या एग्जांपल हो सकता है? एसिडिक बफर का क्या एग्जांपल होता है? एसिडिक एसिड, वीक एसिड और कॉन्जुगेट एसिड कैसे बन जाएगा? इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस से, इसको हम लोगों ने रिएक्ट करा दिया। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? NaOH से ही रिएक्ट करा दो, लेकिन NaOH से रिएक्ट कर दो तो CH3COOH प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कर दो, क्या बन जाएगा? CH3COO Na+। ये हो गया इसका कॉन्जुगेट एसिड। तो क्वेश्चन में ये दोनों ऑप्शंस होने चाहिए थे, इन दोनों के ये हमारा एक बन जाता एसिडिक बफर। ऐसे हम लोग को इसी क्वेश्चन को एसिडिक बफर के रूप में ऐसे पूछ सकता है, समझ में आया? मेक सेंस? कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो कितना इजीली समझ में आ रहा है सब कुछ, राइट? मेक सेंस, समझ में आ रहा होगा। चलो आगे देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी हमें करना है, हम आज रात तो करेंगे या तो कल करेंगे, ठीक है। बस एक थोड़ा सा इजी से कॉन्सेप्ट है इसलिए बता दे रहा हूँ। which of the following aqueous solution has the highest electrical conductance at the same molar concentration? फिर भी याद है क्या? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्या था? सबसे ज़्यादा जिसके नंबर ऑफ एटम्स होंगे, सबसे ज़्यादा जिसके नंबर ऑफ आयन्स होंगे उसमें, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ये है, इसमें कितने आयन्स हैं? CH3CO- है और H+ है, 2 आयन्स है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर एक ही आयन है, ये टूटता थोड़ी ना। सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर कितने आयन है? 2H+ है प्लस SO4- है, राइट, तो 3 आयन्स है। अमोनिया, इसमें कितने आयन्स है? एक ही आयन है अमोनिया, 3 आयन्स कितने हैं? 3 आयन किसमें? सबसे ज़्यादा आयन्स कितने हैं? 3, तो 3 की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। याद रखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस अगर कोई पूछे किसकी हाईएस्ट होती है तो सबसे ज़्यादा जिसमें नंबर ऑफ आयन्स होंगे, तोड़ के देखना, उसके सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का। सबसे कम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन किसी, अगर इसमें पूछ रहा था कि सबसे कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसकी है, तो या तो ग्लूकोज, दोनों ऑप्शन सेम नहीं रहता ऑब्वियसली, अब ये पूछा नहीं तो इसलिए ऐसे दे दिया। ग्लूकोज की होती है, नहीं तो अगर अमोनिया दिया होता तो अमोनिया की होती, क्योंकि दोनों में 1-1 है, तो सबसे कम इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी, ठीक है। मेक सेंस? ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के ऊपर अगर ये पूछे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसकी होती है, तो हम लोगों को बताना है कि जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आयन्स होते हैं उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज़ एक, देखो कुछ ये मैं आपको सारा ऑर्गेनिक नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं आपको ये वाला बता देता हूँ, बिकॉज ये मुझे लगता है कि आप आ सकता है पेपर में और आप याद भी रख सकती है। देखो ये हमारा एक, याद रखना छोटे बेबी, ये रटना पड़ेगा आपको। ये हमारा एक क्या है? बेंजीन रिंग, राइट, हमारी ये बेंजीन रिंग है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? NH2। इसके अंदर क्या लगा हुआ है? NH2। तो ये हमारा है एक अमीन कंपाउंड, अमोनिया अमीन है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग NaNO3 प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, इस कंडीशन में जब हम इसे रिएक्ट करते हैं तो ये बनाता है N2 प्लस Cl-, ठीक है। ये होता है डायज़ोनियम सॉल्ट, ये होता है डायज़ोनियम सॉल्ट, ठीक है। N2 प्लस, ये ऐसे लिखेंगे ना हम लोग, N=NCl-, राइट 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 राइट, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा होता है डायज़ोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब हम इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, इससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं कि बहुत सारे रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। उनमें से एक रिएक्शन, एक टाइप ऑफ रिएक्शन बोलते हैं जिन्हें बोलते हैं हम लोग सैंड मेयर्स रिएक्शन। वो रिएक्शन क्या होती है? जिस रिएक्शन में हम लोग रिएजेंट जो है ऐसे यूज़ करें, कैसे?
CuCl HCl, जब हमें HCl ऐड करना हो, जब हम लोग को Br ऐड करना होगा तो क्या करेंगे, CuBr कर देंगे इसी को। जब हम लोग को Cn ऐड करना होगा, साइनाइड ऐड करना होगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसी को CuCn साइनाइड कर देंगे, और HCN डाल दो या KCN डाल दो, किसी के साथ भी, किसी भी पॉजिटिव चार्ज के साथ CN लगा दो। तो ये सारे जब रिएजेंट दिखें तो मतलब वो है सैंड मेयर्स रिएक्शन। कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। इसका रिएक्शन हम लोग को, मान लो इस क्वेश्चन में यही सैंड मेयर ही पूछा हुआ है। इन सैंड मेयर रिएक्शन हम लोगों ने Cu2Cl2 HCl, CuCl याद रख लो या Cu2Cl2 याद लो, दोनों सेम ही चीज़ है, राइट। हाँ चलो यही याद रख लो जो क्वेश्चन में बोला भाई। आपको ऐसा दिखे ना Cu2Cl2 या फिर CuCl, तो मान लेना 7 से, इसमें बोला हुआ है Cu2Cl2 हमने ऐड किया, Cu2Cl2 और HCl हमने ऐड किया, तो क्या होगा, ये जो N2Cl माइनस है ये हट जाएगा और इसमें Cl लग जाएगा, बस डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ईजी पीजी। ऐसी होती है ये रिएक्शन, ये होती है सैंड मेयर रिएक्शन। इसी में अगर Cu2Br2HBr होता तो बन जाता ब्रोमोबेंजीन। इसी में अगर Cu2CN2HCN या फिर KCN होता तो बन जाता साइनोबेंजीन। समझ में, ऐसे ऐड होता है। ये होती है हमारी सैंड मेयर्स रिएक्शन, ये होती है हमारी सैंड मेयर्स रिएक्शन, ठीक है। ये एक टाइप है। एक टाइप ऑफ रिएक्शन होती है, सेम रिएक्शन होती है, जो होती है गैटरमैन रिएक्शन। सेम चीज़ के लिए यूज़ होती हैं, बस इसमें क्या होगा, जो हमारे कंपाउंड होंगे वो ये होंगे, Cu2Cl2 नहीं होगा, CuHCl होगा, CuHBr होगा। जो भी हमको क्लोरीन ऐड करना है तो CuHCl, ब्रोमीन ऐड करना है तो CuHBr। तो इसको कैसे करेंगे, इसको अगर हमने CuHCl के साथ रिएक्ट कराया तो अगेन क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। सेम चीज़ बन रही है, बस नाम अलग है, डिफरेंट रिएक्शन, डिफरेंट इंसान ने अपना रिएजेंट दे दिया। सेम चीज़ अगर CuHBr ऐड करते तो HBr बन जाता। समझ में इसी हमने अब ये देखो, ये तो हमारे क्लोरीन और ब्रोमीन के रिएक्शंस हो गए। क्लोरीन ब्रोमीन हमको डायजोनियम सॉल्ट में ऐड करना है तो एक सैंडमेयर टाइप ऑफ रिएक्शन होती है, एक गैटरमैन टाइप ऑफ रिएक्शन होती है। अगर हम लोगों को आयोडीन ऐड करना है तो आयोडीन ऐड करना, डायरेक्ट पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करा दो। आयोडीन ऐड करना, डायरेक्ट पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करा दो, तो ये डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा आयोडोबेंजीन। इसी तरह हम लोग को, कैसे हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, ठीक है, मतलब रिएक्टिव होता है बट कंपाउंड के साथ रिएक्ट करना पड़ता है। आयोडीन या तो बहुत सारे रिएक्टिव होगा, फ्लोरीन दोनों एक्सट्रीम में होता है, तो इनको अकेले खुद से ऐड हो जाता है। फ्लोरीन का ऐड करना हो तो रिएजेंट होता है HbF4, हीट डाल दो, ये बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये एक दो रिएक्शन आप कुछ याद रखो, ठीक है, ये एक दो रिएक्शन आप याद रखो, अगर इसमें से फंस गया तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये सैंड मेयर टाइप ऑफ, समझ में आ गया सैंड मेयर टाइप रिएक्शन क्या होती है, Cu2Cl2 HCl रिएजेंट। गैटरमैन क्या होती है, CuHCl रिएजेंट, ठीक है। आयोडीन करना है, डायरेक्ट KI ऐड कर दो। फ्लोरीन करना है, HbF4 विद हीट ऐड कर दो, ठीक है। तो ये Cu2Cl2 डायजोनियम सॉल्ट ट्रीटेड विद Cl2 तो गिव क्लोरोबेंजीन, ठीक है। मेक सेंस, समझ में आया कंसेप्ट। नेक्स्ट इज पी ब्लॉक का क्वेश्चन। मैंने नहीं पढ़ा था, आपने पढ़ा है, आप खुद से करिए। ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा हुआ है। रिक्वायर्स हाईएस्ट टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन झेल जाएगा उसके बाद वो डिकम्पोज होगा, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, सबसे देर तक कौन टिकेगा हीट में। वो सेकेंड ग्रुप से के ये दिख रहे हैं, सेकेंड ग्रुप के ये दिख रहे हैं ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी आप जानिए कैसी होती है, मैंने ये नहीं पढ़ा था, ठीक है, ये मैंने नहीं पढ़ा था, तो आप ये जानिए, ये पढ़ लेना, एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है बेबी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये एल्डिहाइड का ऐसा क्वेश्चन छोड़ो, हम लोग जितने भी क्वेश्चन आएंगे सिर्फ हम लोग हेलो एल्केन से क्वेश्चन करेंगे, अमीन से क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि इजी हैं और हम याद कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंट भी है वो करेंगे। जैसे एल्डोल मैं आपको पढ़ा दूँ, लेकिन एल्डोल पहली बात तो बड़ा है, मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद इट्स नॉट नेसेसरी। बहुत बार रिएक्शन के क्वेश्चन पूछ लेता है, दो कंपाउंड को रिएक्शन करा के उसका एल्डोल कंपाउंड बनाने का पूछ लेता है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, वो आप इतना ज़्यादा एंड मोमेंट में नहीं याद कर पाओगे, तो इसको छोड़ो अभी।
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर, हमने MOT तो आपने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हम मेरे को भी याद है कि अगर 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 14 आता था बॉन्ड ऑर्डर, अगर जो हमारा इलेक्ट्रॉन नंबर अगर हम ऐड करें तो 14 अगर आता तो बॉन्ड होता था बॉन्ड होता था 3 मैक्सिमम होता था। फिर अगर हम लोग 15 आगे जाएंगे, 16 17 आगे जाएंगे, या 13 12 11 से पीछे जाएंगे तो कम होता जाता था। एक स्टेप आगे जाएंगे तो 1.5 कम होगा, पीछे जाएंगे सेम 0.5 कम होगा, और अगर जाएंगे 2 होगा, फिर 1.5 होगा, 2 हो जाएगा, इधर 1.5 होगा। ऐसे होता है ना बॉन्ड ऑर्डर, आपने पढ़ा हुआ, आपको आता होगा। तो देखो NO में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, NO में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं 7, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 8, तो कितने हो जाएगा 15। NO प्लस में 15 है, प्लस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या आया 14। NO माइनस में एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, 15 है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया 16 हो जाएंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में होंगे 14, सबसे ज़्यादा चार्ज, सबसे ज़्यादा बॉन्ड किसका होगा 14, NO प्लस का होगा, NO प्लस सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों तो कट गया। फिर किसका होना चाहिए, फिर होना चाहिए 15 का, कि 16 में और कम हो जाएगा। 15 क्या है NO का होना चाहिए, फिर NO का होना चाहिए, ठीक है, NO माइनस का नहीं होना चाहिए। फर्स्ट आंसर मेक सेंस छोटू बेबी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमंग द फॉलोइंग द वन दैट कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स और इंटू Na कर देंगे, इंटू नंबर ऑफ एटम हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स, राइट। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, मतलब इसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं 2 मोल्स ऑफ H2 इज़ अ कंपाउंड, हमने पूछा हुआ है नंबर ऑफ एटम मतलब H2 में कितना हाइड्रोजन है 2, तो इंटू 2 करना है, ठीक है। ये चीज़ भूलना मत, एटम और मॉलिक्यूल, अगर ये चीज़ मॉलिक्यूल पूछा तो 2 मोल ऑफ H2 बस लिखते हैं, नंबर ऑफ एटम पूछा तो 2 इंटू 2 मोल ऑफ H2, ठीक है। 1 मोल ऑफ O2 मतलब 2 इंटू 1 मोल ऑफ O2, कैसे O2 में 2 ऑक्सीजन है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 6 होता है ना, कार्बन का कितना होता है भाई 12 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इसका 1 मोल, कार्बन तो सिंगुलर है तो 1 मोल। CH4 कितना है, CH4 0.5 मोल, CH4 कितना है 0.5 मोल, और कितने नंबर ऑफ एटम है इसमें 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन, तो 5 इंटू 0.5 मोल ऑफ नंबर ऑफ एटम, तो क्या हो गया 2.5। सबसे ज़्यादा किस में होगा, सबसे ज़्यादा 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2, 5 1 2.5 1, सबसे ज़्यादा किस में हो गए 4, इसमें 4 नंबर ऑफ एटम, 4 मोल्स एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। मेक सेंस भी समझ में आया, इजी पीजी क्वेश्चन, राइट। आगे बढ़े, इजी पीजी, चलो आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद हम लोग का एक क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग का, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग आपसे आता ही है, आई एम प्रीटी श्योर आपसे ये वाला क्वेश्चन आता है, ऐसे स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसे चेक करता है। फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स प्लस नेगेटिव चार्ज या माइनस पॉजिटिव चार्ज डिवाइड बाई 2, ऐसे ही फॉर्मूला होता है ना, अपने को पता है ना इसका वही हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। तो हम लोगों के पास ये फॉर्मूला है, सल्फ़र का लोन पे बाहर कितने होते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन 6 प्लस फ्लोरीन 4 डिवाइड बाई 2, तो 5, ठीक है। 5 मतलब sp3d। Xe4 कितना होता है 8, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 18 होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितना होता है 8 होता है, ये नोबल गैस है, फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन। 8 प्लस फ्लोरीन 4 2 6, ये तो सेम नहीं है। ये वाला पता है बेबी, अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, जैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो मैं देखता ना, मुझे पता था कि यही आंसर है, मैंने आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस गेस करना होता तो मैं यही कर देता कि लाइक यही होगा, मुझे पता है। बट फिर भी पहले अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। CO2 में कितने होते हैं बाहर 4, और मोनोवेलेंट एटम, तो ऑक्सीजन तो डायवेलेंट है, O2 फॉर्म में रहता है, तो ये तो नहीं होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो डिवाइड बाई 2 sp कॉन्फिगरेशन। NO2 अगेन, NO2 का बाहर कितना होता है 5 ही होता है ना, हाँ, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 5 होता है, और डिवाइड बाई 2, तो ये तो 2.5 आ गया, तो अलग है, छोड़ो उसको। और PCl3 मतलब इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन sp ही आएगी मोस्ट प्रॉब्ली, NO2 माइनस होता है यूजुअली, तो NO2 माइनस होता है, NO2 प्लस होता है, पता नहीं कुछ ना कुछ होता है, चार्ज होता है, इसमें दिया नहीं हुआ तभी आएगा, नहीं तो छोड़ो, ये नहीं आंसर।
5 प्लस फॉस्फोरस का 5 होता है बाहर, बिकॉज नाइट्रोजन सेम ग्रुप है। क्लोरीन मोनोवेलेंट है, 3 डिवाइड बाई 2। ब्रोमीन का 3 होता है बाहर अनफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स। और क्लोरीन 3 डिवाइड बाई 2 तो 8/4 4, इसका आया 3, ये भी नहीं है। अब इसका देखो, ब्रोमीन का होता है 3 प्लस फ्लोरीन 4 प्लस नेगेटिव चार्ज है तो प्लस कर देंगे नेगेटिव चार्ज को, डिवाइड बाई 2। नाइट्रोजन 5 प्लस हाइड्रोजन 4, पॉजिटिव चार्ज है +1 है तो -1 कर देंगे, डिवाइड बाई 2। आंसर आ जाएगा 4, इसका भी आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, दोनों sp3 कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों sp3 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये आंसर हो जाएगा। मेक सेंस, इजी पीजी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारा बेस्ड है। अभी हम देखो एक और एक हमने हेलो एल्कीन पे बेस्ड का क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था बेबी कि अगर कोई भी, जैसे ये हमारे पास था CH2 CH3, ठीक है, हम इस पर अगर HBr या HCl कुछ भी ऐड करें जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो कैसे ऐड हो रहा था, मार्कोनिक ऑफ रूल से, राइट। तो क्या होता था, Br जो जाता था वो हो जाता था जहाँ जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो Br सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ फील करेगा, सबसे पहली बात तो जाएगा यहाँ पे, और सबसे स्टेबल भी यहाँ पे होगा क्योंकि अगल बगल +I ग्रुप्स हैं, राइट। तो अगर हम लोग इस पर मार्कोनिक इसको ऐड करते तो कैसे ऐड होता, CH3 CH Br और CH3। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसा ऐड होगा, ये मार्कोनिक ऑफ रूल होता है। देखो इसमें वही कर रहा है, रिएक्शन ऑफ प्रोपीन, रिएक्शन ऑफ प्रोपीन, प्रोपीन मतलब प्रोप मतलब 3 और ईन मतलब डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो प्रोपीन 1 2 3, और प्रोपीन मतलब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है 2 3, तो मतलब 1 पोजीशन में ही है, और प्रोपीन में तो कहीं पे भी लगा दो 1 ही आएगा। प्रोपीन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स, जब ही बी बेबी HBr हमने देखा तो हम लोग देखेंगे मार्कोनिक ऑफ रूल, ठीक है। लेकिन अगर उन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड दिख गया हमें, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड भी दिख गया तो वो एंटी मार्कोनिक ऑफ हो जाता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ हो जाता है। क्या हो जाता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ। तो मार्कोनिक ऑफ क्या होता था, यहाँ पे Br लगाते हैं, राइट। तो एंटी मार्कोनिक क्या होगा, उल्टा, यहाँ पे Br लगाएंगे, जो मार्कोनिक ऑफ में कर रहे थे उसका उल्टा कर देंगे। तो अगर इसका एंटी मार्कोनिक ऑफ बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा, 1 2 3 कार्बन, और यहाँ पे Br लग जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। जो मार्कोनिक ऑफ में करते हैं उसको उसका एंटी मार्कोनिक ऑफ में उल्टा कर देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। मेक सेंस, ये होता है हमारा एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल और मार्कोनिक ऑफ रूल, ठीक है। इससे क्वेश्चन बहुत प्रॉब्ली आ सकता है, ठीक है। चलो इसका छोड़ो, एल्डिहाइड कीटोन का। Periodic of the first ionization enthalpy of the second period elements show a general increasing trend. However, the first ionization enthalpy of oxygen is lower than that. Ionization enthalpy क्या होती है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से, एटोमोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगे, जितनी ज़्यादा एनर्जी लगती है उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। तो बोल रहा है ऑक्सीजन की पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी, जबकि ऑक्सीजन आगे है ग्रुप में, आगे है पीरियड में नाइट्रोजन से, और आगे जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता जाता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाती है। लेकिन स्टिल ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से कम है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो हमारा 2p3 होता है। P तो 6 में फुल्ली होता है और 3 है मतलब हाफ फुल्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और उससे जो चीज़ स्टेबल है उससे अगर आप ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहिए तो वो स्टेबल है हाफ, दूसरी बात अगर ज़बरदस्ती लोगे तो उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, राइट। तो इन नाइट्रोजन द 2p सबशेल इज हाफ फिल्ड एंड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी मेक्स इट हार्डर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। मेक सेंस, इजी पीजी क्वेश्चन। Which of the P block question, which of the following statement about OF2 is incorrect? It is an oxide of fluorine, ठीक है। It is a fluoride of oxygen, ठीक है। It has bent, bent पहले ये देखते हैं bent shape है कि नहीं। 6 प्लस 2 तो डिवाइड बाई 2 तो आ जाएगा 4 sp3 और कॉन्फ़िगरेशन तो OF तो ऐसे लग जाएगा, ठीक है। और sp3 है, 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो ये सेटिस्फाइड थोड़ी ना है। तो इसमें sp3 क्यों है, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर होंगे, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है। इस वजह से sp3 कॉन्फ़िगरेशन है ये, राइट। मेक सेंस।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन का 8 हो गया पूरा, समझ आया। अब देखो ये कौन सा शेप है, बिकॉज भी ये ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे दो लोन पेयर हैं तो ये दो लोन पेयर एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ये बेंट हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, राइट। तो इट हैज़ बेंट वी शेप्ड, ये तो सही है। चलो, ऑक्सीजन इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 देखो कौन ऑक्सीजन स्टेट में क्या है, एक्स मान लो ऑक्सीजन स्टेट है, फ्लोरीन तो हमेशा -1 रहता है हमेशा, तो -1 और 2 फ्लोरीन इज इक्वल टू 0, टोटल चार्ज तो 0 है, तो एक्स आ जाएगा +2, तो ऑक्सीजन +2 है, ये भी सही है, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक इनकरेक्ट है, क्या इनकरेक्ट होगा ये भी देखो, याद करो। इट इज़ एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, इट इज़ एन फ्लोरीन का ऑक्साइड है, फ्लोरीन का ऑक्साइड, किसी चीज़ का ऑक्साइड ये होता है ना, कार्बन ऑक्साइड है ना, कार्बन ऑक्साइड, और क्या होता है, सल्फर ऑक्साइड, राइट, पोटेशियम ऑक्साइड, किसी चीज़ का भी ऑक्साइड जो होता है वो ऐसे ही होता है ना। तो क्या फ्लोरीन का ऑक्साइड हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है ना, फ्लोरीन जो है वो तो हमेशा -1 चार्ज में रहता है, इसका तो चार्ज फिक्स्ड है, तो फ्लोरीन का ऑक्साइड तो हो नहीं सकता। और इट इज़ अ फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोराइड ऑक्सीजन हो सकता है, क्यों? क्योंकि फ्लोराइड ऑक्सीजन कैसे, यही तो है फ्लोराइड ऑक्सीजन, फ्लोराइड ऑक्सीजन तो है ऑक्सीजन का फ्लोराइड, ऑक्सीजन का फ्लोराइड, और इसमें चार्ज कितना है, ऑक्सीजन का +2 आया था, हमने निकाला था, तो ये तो हो सकता है। लेकिन फ्लोरीन या फिर कोई भी 17th ग्रुप, आयोडीन, नहीं कोई भी नहीं, आई थिंक फ्लोरीन बस का नहीं हो सकता है, येस सॉरी ये रूल से फ्लोरीन प्रोवाइड है, बिकॉज फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वन, तो बिल्कुल भी अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ता देता नहीं है, बहुत मुश्किल से देता है, इसलिए उसका चार्ज हमेशा -1 रहता है, ठीक है। तो फ्लोरीन ऐसा चीज़ इसका ऑक्साइड नहीं हो सकता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेक सेंस, ओके। एक ये क्वेश्चन है बेबी, अब इसमें देखो ये हो रहा है कि मुझे भी ऐसे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, बट अगर मुझे तुक्का मारना होता, ठीक है, मैं तुक्का मारने का बता रहा हूँ, equal moles of which of the following will consume the maximum number of moles of KMnO4 and acidic medium। हमने रेडॉक्स पढ़ा था थोड़ा थोड़ा, आपको याद होगा। KMnO4 जो है, इस पर चार्ज कितना होगा, पहले तो इसमें चार्ज कितना होगा, +1 पोटेशियम का, x -8 इज इक्वल टू 0, और x कितना आ जाएगा, +1 -8 -7 और हो जाएगा 7, तो Mn का चार्ज यहाँ पे है +7, और एसिडिक मीडियम में क्या हो जाता है, वो चला जाता है Mn +2 पे, तो जो इसका n फैक्टर आया वो आएगा 5, ठीक है। जिसका n फैक्टर सबसे ज़्यादा होगा मैं उसके साथ इसका रिएक्शन करा दूंगा, ताकि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ मोल्स कंज्यूम करेगा, अगर मुझे तुक्का मारना होगा, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने Fe का कराया, FeSO4 में अगर हम देखेंगे तो FeSO4 ये तो टूटता नहीं है, SO4 तो टूटता नहीं है, मतलब एज सच, लाइक आपको जस्ट देखो एग्जाम्पल दो, Fe जो है वो यहाँ Fe +2 से +3 जाएगा, राइट, इसमें भी Fe +2 SO4 2 माइनस है, Fe +2 C2O4 2 माइनस है, राइट, तो एक तो ये हो गया +1 n फैक्टर, और C2O4 क्योंकि ये कंपाउंड दिख रहा है अच्छे से बड़ा सा जो टूटने वाला है, ये कहाँ जाता है, CO2 माइनस में जाता है, CO2 ये टूट के जो होता है 2 CO2 बनता है, टूट के 2 CO2 बनता है, ठीक है। तो बस ऐसे ही लॉजिक लगा दो, जो सबसे बड़ा लग रहा है उसको टिक मार दो। मैं क्या समझाऊँ, मेरे को भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। -2 था, तो ये +4 बन गया, और ये -8 जाके 6 +3 बन गया, 3 चार्ज था इस पर, +3 चार्ज था, ये इधर जाके n फैक्टर 1 बनेगा, लेकिन ये 2 CO2 × 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो n फैक्टर इनका टोटल कितना आ गया, 3, n फैक्टर टोटल आ गया 3, सबसे ज़्यादा इन्हीं का आएगा, बिकॉज SO4 रिड्यूस नहीं होता है, SO4 इज़ नॉट रिड्यूसिंग एजेंट, तो Fe बस होगा इसमें, Fe +2 से +3 जाएगा तो 1 आएगा, H2O2 बेकार है, क्या ही देखना है, Na2SO4 बेकार है, क्या ही देखना है, तो बस यही है अपना। अच्छा, ऐसे ही मतलब बस ऐसे कुछ बेबी लॉजिक लगा के तुक्के मारने होंगे, अगर हमको नहीं आ रहा है, हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया है।
तो हम लोगों को ऐसे ही थोड़े थोड़े तुक्के मारने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है भाई, इतने सारे हम करके भी तो आए, अब नहीं बन रहे कुछ क्वेश्चन, तो ऐसे करेंगे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके चलो देखो, ये चीज़ मैं आपको अब सिखाना चाहता हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेमिंग, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो पहले तो हम लोग देखेंगे कटायन एनायन में डिस्टिंग्विश करेंगे, ये इतना पार्ट है और ये इतना पार्ट। आपको क्या लगता है कौन सा कटायन है कौन सा एनायन है? कटायन क्या होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन क्या होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। क्या लगता है कौन सा कटायन कौन सा एनायन है? NO2 में माइनस चार्ज होता है, NO2-1, NO2 माइनस हमने यही देखा है बचपन से, राइट, थोड़ा थोड़ा ऐसे मेमोरी में होगा, राइट, NO2-1, तो ये तो हमारा एनाइन हो गया और ये हमारा कैटायन हो गया। हमेशा पहले नाम हम लोग कैटायन का लिखते हैं, ठीक है, पहले नाम हम लोग कैटायन का लिखते हैं। तो NO2 क्या है? NO2 इज़ नाइट्रेट, NO2 इज़ नाइट्रेट। NO2 ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, NO2 इज़ नाइट्रेट, NO3-1 इज़ नाइट्रेट, NO3 होता है नाइट्रेट, मुझे भी याद नहीं है। नाइट्रेट, NO3 इज़ नाइट्रेट। रुक जाओ, एक वीडियो मैंने देखा है। Time to save wherever we can. We tried a different detergent. Seemed like a good deal. It was not. The detergent was so watered down it left our clothes with stains and dinge. My favorite shirt became my PJs. We're back with Tide. It's boosted with double the cleaning ingredients in every drop. It's got to be Tide. Boosted! अबे यार, Right, dichloro. Remember that names of these commonly get. ये Amino लिगेंड्स NH2, इनका नाम like याद रखना nitrosonium, भी, is not सारे alkane लिस्ट बना because के it has देता no है। lone pair. तो बस ये देखो, ये लिगेंड्स के नाम याद रखना, ठीक है। NH3 लिगेंड्स क्या होता है, जिससे जो सेंट्रल आइटम है, जैसे यहाँ पे ये जो है ये सेंट्रल आइटम है कोबाल्ट, और इससे ये NH3 और Cl2- अटैच्ड है, राइट। NaCO से ये 4 NH3 और Cl2 अटैच है, तो दिस इज़ द सेंट्रल आइटम, दीज आर द लिगेंड्स, ठीक है, Just remember याद रखना, ठीक है। इनके नाम NH3 अमोनिया होता है और ये न्यूट्रल होता है, याद रखना, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। H2O को हम लोग एक्वा बोलते हैं, पानी है एक्वा, मेक सेंस। CO को हम लोग कार्बोनिल कहते हैं, CO को हम लोग कार्बोनिल कहते हैं। NO को हम लोग नाइट्रोसिल कहते हैं। थोड़ा थोड़ा ऐसे एकदम रटो मत, आपको ऑप्शंस देख के पहचानना है, तो आपको ऐसा रटना है, बस ऐसे आइडिया रखो कि ऐसा कुछ नाम होता है। मेनली चार्ज का ध्यान रखो कि NH3 में कोई चार्ज नहीं होता है, H2O न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, CO में कोई चार्ज नहीं होता है, NO में कोई चार्ज नहीं होता है। Cl क्लोरीन में -1 चार्ज होता है, राइट, मेक सेंस। ब्रोमीन में -1 चार्ज होता है, ठीक है, मेक सेंस। और किसका याद रख लो, NO2 NO2 में तो -1 होता है ना, छोड़ो, बस ये एक लिस्ट देख लो, याद आ रहा है, थोड़ा याद रखना, ठीक है, थोड़ा याद रखना, बस मैं पढ़ाता हूँ। NO2 जो होता है -1 होता है, इससे बोलते हैं हम लोग नाइट्रेट, और NO3 -1 होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग नाइट्राइट, ठीक है। मेक सेंस। अब देखो, हम लोगों को अब इसका हम लोगों ने देख लिया, तो पहले हम लोग इसमें निकालते हैं चार्ज, सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज, बिकॉज ये नॉमेनक्लेचर तो आप लोग ऑप्शन देख के निकाल लेते हो, लेकिन चार्ज से हम लोगों को VBT निकालनी होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। देखो चार्ज कैसे निकालते हैं हम लोग, पहले हम लोग देखते हैं एक्स किस कोबाल्ट का हमको चार्ज निकालना है, सेंट्रल आइटम है, ठीक है। एक्स मान लो कोबाल्ट का चार्ज है, तो NH3 का चार्ज कितना होता है? अभी देखा हमने अमोनिया का चार्ज कुछ नहीं होता है, अमोनिया में कोई चार्ज नहीं होता है, तो 4 अमोनिया इंटू 0 चार्ज, ठीक है, प्लस Cl2, Cl में कितना चार्ज होता है? -1, तो प्लस -1 और 2 Cl है तो -2, ठीक है, प्लस -2, और इजिकल टू जो NO2 माइनस है, ये क्या करता है, इस पर -1 चार्ज है, ये अपना चार्ज इस ब्रैकेट को दे देता है और ऑपोजिट करके देता है, +1 चार्ज दे देगा, तो +1 चार्ज इस पर NO2, ऐसे तो करते हैं भी NaCl, तो इसमें -1 चार्ज है, इसमें +1 चार्ज होगा, राइट। और क्या है, और क्या एग्जांपल्स होते हैं, क्या होता है, कंपाउंड बताओ ना, भाई मैं एकदम ब्लैंक कैसे रहता है, इतने सारे कंपाउंड्स होते हैं। अभी तो ऊपर देखा, कौन सा कंपाउंड देख रहे थे हम, FeSO4,
FeSO4, तो इसमें +2 चार्ज होता है, इसमें -1 चार्ज होता है, ऐसे ही तो होता है। तो NO2 में -1 चार्ज होता है, तो ये एनायन हो गया। इस पूरे कटाउन में कितना चार्ज आएगा? +1, राइट। इस पूरे कटाउन में कितना आएगा? चार्ज +1, तो इजिकल टू +1, ठीक है। एक्स कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा, +3। तो कोबाल्ट का चार्ज कितना आ गया? +3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोबाल्ट किस स्टेट में, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में? +3 में। तो कोबाल्ट +3, कोबाल्ट 3, ये वाला कट गया, ऑप्शन 2 में नहीं है। तो ये 3 बचे हमारे, ठीक है। अब देखो और देख लो, और देखो और कैसे लिखते हैं। पहले हम लोग केटाइन का नाम लिखते हैं, फिर हम एनाइन का नाम लिखते हैं। तो एनाइन का नाम क्या है? NO2। देखो कैसे कन्फ्यूज किया अपन नाइट्राइट और नाइट्रेट में। तो NO2 का NO2 का नाम होता है नाइट्राइट, NO3 का नाम होता है नाइट्रेट। NO2 है नाइट्राइट होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये वाला कट गया और ये वाला कट गया, ठीक है। अब बचे हमारे 2 ऑप्शन, ऐसे हम लोगों ने एलिमिनेट किया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हम लोग कैटाइन का नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है। कैटाइन में नाम हम लोगों ने पहले लिखते हैं, ठीक है। तो कैटाइन में नाम कैसे लिखते हैं? हम लोग कैटाइन को देखते हैं, ये सेंट्रल एटम होता है, ये लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स का नाम, पहले हम लोग लिगेंड्स का नाम लिखते हैं, ठीक है। पहले हम लोग लिगेंड्स का नाम, और पहले लिगेंड्स का नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। जिसका ए है पहले, उसका जिसका ए से नाम है उसको पहले लिखेंगे, जिसका सी से नाम है उसको बाद में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे इसका नाम क्या है? अमीन, NH3 इज़ अमीन, राइट। और क्लोरीन का नाम क्या है? क्लोरीन में भी याद करो, हम लोग नोमेनक्लेचर जब करते हैं तो नेगेटिव वाले जो चीज़ें होती हैं उनका नाम हम लोग क्लोराइडो कर देते हैं। क्लोरीन है तो क्लोराइडो, आयोडीन है तो आयोडो, फ्लोरीन है तो फ्लोरोडो। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ऑप्शन देख के खुद ही पहचान लोगे। जैसे ऐसे हमने एलिमिनेट किया ना। कैसे नाम लिखेंगे? 4 है, टेट्रा अमाइन, क्लोरीन 2 है, डाई क्लोराइडो, कोबाल्ट 3 स्टेट में है, और NO2 नाइट्राइट। ये तो एकदम परफेक्ट नाम है भाई, ये तो एकदम परफेक्ट नाम दिख रहा है। और दूसरा कौन सा ऑप्शन था? ये वाला था। इसमें देखते क्या, इसमें डाई क्लोरिडो। देखो इसमें क्या खेला हुआ है, हम लोगों के साथ वही खेला हुआ है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यूजुअली हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अमीन, अगर रिलेक्स ने बोला है कि डाई और टेट्रा भी तो लग रहा है सामने, तो डी तो पहले आता है टी से, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो भी सफिक्स हम लोग लगाते हैं, जो भी हम लोग हेल्पिंग टर्म्स निकालते हैं, टेट्रा, डाई, क्वाड्रा, ये सब मैटर नहीं करते। जो एक्चुअल नाम है अमीन, क्लोराइड, उसको अल्फ़ाबेटिकल में ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे जो C है क्लोरीन और A पहले आता है, तो ये ऐसा होना चाहिए था, टेट्रामाइन। समझ में आया? ऐसे लिखते हैं हम लोग नॉमेनक्लेचर, मेक सेंस। इस पे बेस में एक और 2 क्वेश्चन आपको कराता हूँ, इसी में कराता हूँ। These names it will make things super deep. And this 6 means 6 cyanide, no, amine. The spygate diamine. देखो एक क्वेश्चन रुको कराता हूँ। इसने इसका नाम क्या लिखा? ये वाले का नाम क्या लिखा? अरे यार इसमें दिमाग का नहीं चल रहा है। देखो इससे क्या, ये CN पहले वाला देखो, CN का नाम क्या लिखा? CN क्या होता है? साइनाइड, और CN माइनस होता है नेगेटिव, तो साइनो हो जाएगा, फ्लोराइड का फ्लोरिडो, ऐसा टाइप। तो 6 है हेक्सा साइनो, यहाँ पे अमीन है, डाई, और 2 है डाई अमीन, यहाँ पे क्लोरीन है, 4 है टेट्रा क्लोराइडो, यहाँ पे फ्लोरीन है, 6 है हेक्सा फ्लोरो, हेक्सा फ्लोरो, ठीक है। अब देखो इनका नाम देखते हैं, इसका लिख लेते हैं CrH2O4, CrH2O4, Cl2NO3, ठीक है। NO3 है, ये नाइट्रेट होता है, -1 चार्ज होता है, तो ये अपना चार्ज यहाँ पे +1 देगा। क्रोमीन का चार्ज कितना हो जाएगा? X। H2O क्या होता है? aqua, न्यूट्रल होता है, कोई फ़ायदा नहीं है, +4 × 0। क्लोरीन है, -1 होता है, -2 = +1, इसका भी चार्ज आ गया +3। क्रोमियम कौन सी स्टेट में है? 3, ठीक है। ये हम लोगों ने अपना एक डिफरेंस निकाल दिया, क्रोमियम +3 स्टेट में, ठीक है। हम लोग नाम लिखना शुरू करते हैं। पहले कैटाइन का नाम लिखेंगे, एक्वा, ए से है, पहले H2 का नाम लिखेंगे। 4 है टेट्रा एक्वा, क्लोरीन कितना है? 2, डाई क्लोराइडो, क्रोमियम, चार्ज 3, नाइट्रेट। मेक सेंस? समझ में आया? इजी पीजी नाम लिखा। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बोर्ड में लिखने की ज़रूरत पड़ती है। अभी तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे तो आप मैच कर सकते हो, ऐसे आप आइडिया लग सकता है आपको ऑप्शन देखे कि ओके ये नाम हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ऐसे ट्रिक्स लगा सकती है, ठीक है। समझ में आया? ऐसे नाम रखेंगे, मेक सेंस? देखो इस तरह से नाम रखा हुआ। In case of this coordination compound, there are 2 ligands. One is chlorine and the another is water H2O. We know that water is a neutral ligand.
two or more ligands, we write them in alphabetic 4 molecules of 4 ligands. Thus, I get Tetra tetra aqua aqua dichloro. dichloro. Secondly, in case of copper, ethane 1,2-diamine. अब देखो ये जो EN लिखा हुआ है, ये जो EN लिखा हुआ है, ये भी एक लिगेंड है, जैसे H2O aqua, जैसे क्लोरीन, वैसे ये भी है. इसका मतलब होता है इथेन 1,2-डाई. काफ़ी फेमस है, काफ़ी फेमस लिगेंड है इथेन 1,2-डाई. जैसे देखो लिगेंड 2-3 तरह के होते हैं, मोनोडेंटेट, डाईडेंटेट, हेक्साडेंटेट, एम्बीडेंटेट. ठीक है, लिगेंड जो डिपेंड क्या करता है उसके कितने एटम उससे अटैच्ड है, कितने एटम उससे अटैच्ड है. क्लोरीन क्या है, एक ही डंडी से अटैच होता है, मोनोडेंटेट. H2O सब कुछ मोनोडेंटेट है. ये जो हमारा है इथेन, ये इथेन EN, ये हमारा होता है डाईडेंटेट. ये होता है हमारा पॉलीडेंटेट याद रखो. ठीक है, पॉलीडेंटेट. इथेन इज डाईडेंटेट, फिर पॉलीडेंटेट एक से ज़्यादा होता है. ठीक है, ऐसे EDTA आई थिंक इसका चार्ज -4 होता है, ऐसे कुछ नाम आएगा. इथेनाइल डाइवेन नाम मत याद रखो, बस इतना याद रखो. ये होता है हमारा हेक्साडेंटेट. छः बॉन्ड से अटैच होगा ये सेंट्रल एटम से. ठीक है, ऐसे थोड़ा सा याद रखना. EDTA जो होता है हमारा, ये होता है हेक्साडेंटेट. ठीक है, और एम्बीडेंटेट क्या होता है याद रखो. एम्बीडेंटेट जो होता है जो एक ही लिगेंड होंगे लेकिन 2-3 तरह से, जैसे थायोसाइनेट होता है ना, SCN, ये होता है हमारा थायोसाइनेट. ये हमारा सल्फर से भी लिगेंड से अटैच हो सकता है, नाइट्रोजन से भी लिगेंड से अटैच हो सकता है. तो ये होता है हमारा एम्बीडेंटेट. NO2 ये हमारा N से भी अटैच हो सकता है, O से भी अटैच हो सकता है. ये हमारे होते हैं एम्बीडेंटेट. ठीक है, मेक सेंस. थोड़ा बहुत बस इतना याद रख लोगी. ठीक है, Remember that if there are two EN molecules, we write base. We cannot write di because di is already there and diamine. ठीक है. जब यहाँ पे अगर 2 हैं तो हम लिखेंगे बेस. वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब याद रख लो कि डाई तो ऑलरेडी है ना, इथेन 1,2-डाईअमीन तो ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, तो इसलिए बेस यूज़ करते हैं इसमें. तो बेस भी तो यूज़ करते ही There हैं. are 3 EN molecules, we write trace. Trace. If there are 4 EN molecules, we write tetratrace, Tetratrace. and so on. According to the rule, CN-chloro comes first, then EN ethane 1,2-diamine. So I write chloro, and then I write ethane डाईक्लोरो. सी 1,2-diamine. पहले आता है ना, सी पहले आता है, तो डाईक्लोरो लिखेंगे. डाईक्लोरो बेस इथेन 1,2-डाईअमीन. There are 2 chlorine ions, I write dichloro. There are 2 EN molecules, I write base ethane 1,2-diamine. Remember that there is no space between the words. Thus I get dichloro base ethane 1,2-diamine. Now consider these coordination compounds. In this case, कंसिडर करो, अभी खुद से लिखो. अभी से नाम लिखो. क्या लिखेंगे, ये है अमीन पहला वाला, और दूसरा है NO2 क्या होता है, नाइट्रेट, नाइट्रोजियम. NO2 क्या होता है, नाइट्रोजियम, नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही तो होता है. NO2 इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. there are 2 ligands, NH3 and तो NO2. नाइट्रोजन तो Remember that अमीन this पहले NO2 आता is है. known as nitrate-2-N. According to alpha. सॉरी नाइट्रेटो एन. क्यों इसे नाइट्रेटो एन बोला हम लोगों ने, क्योंकि ये एम्बीडेंटेट है, N से भी अटैच हो सकता है, O से भी अटैच हो सकता है, राइट. लेकिन ये किससे अटैच्ड है, अपने N से अटैच्ड है. सिमिलरली दूसरे साइड पे देखो, ये ONO लिखा हुआ है, मतलब NO2 ही है लेकिन ये अपने O से अटैच है, तो नाइट्राइटो O लिखेंगे. समझ में आया, इसलिए एम्बीडेंटेट होता है. मेक सेंस. Alphabetic order, ammonia is written first, then nitrate-2-N. There are 5 molecules of ammonia, I write pentaamine. For the NO2, I write nitrate-2-N. Thus I get pentaamine nitrate-2-N. Secondly, in this coordination compound, there are also 2 ligands, NH3 and NO. Remember that this NO is known as nitrate-2-O. According to the alphabetic order, there are 5 molecules of NH3. I write pentaamine. For this NO, I write nitrate-2-O. Thus I get pentaamine nitrate-2-O. Therefore, using this simple method, we can easily name ligands of coordination compounds. Keep your confidential information classified with Adobe Acrobat. Use the redact tool. Hence note it down. Now we will learn IUPAC nomenclature of coordination compounds. Well, I will follow these steps. We will name coordination. Now consequently, I will find the oxidation state of central metal atom. I write 4 potassium plus iron plus 6. देखो ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना सिखा रहा है. देखो अभी तक हम लोगों ने देखा बेबी, अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम लोग जो भी देख रहे थे, एक K4FeCN6, K4F. एक एग्जांपल ऐसे भी आता है नाम लिखने का, K4FeCN6. अब देखो इसमें पहले हम लोग कैटायन लिखते हैं, फिर एनायन लिखते हैं. इसमें कैटायन क्या हो गया, इसमें कैटायन तो K4 हो गया,
है ना। इसमें कैटायन तो K4 हो गया, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इसमें नेगेटिव चार्ज है, राइट। इसमें नेगेटिव चार्ज कितना K4 है, तो +1 चार्ज है, 4K है, तो ये अपना हम ऐसे लिखते निकाल लेंगे। तो इसमें कैसे लिखेंगे हम लोग, पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे टेट्रा पोटेशियम, फिर लिखेंगे फेरसोफेरेट हेक्सासाइनाइड ओवर, वो लिखेंगे। समझ में आया कभी, मतलब आप, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि जिसमें कैटायन पहले दे दे, कैटायन के नाम के लिख दे और कैटायन वो बन जाए और फिर उसके बाद लिखना पड़े, वो भी आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, ठीक है। cyanide ions is equal to 0 because the overall charge on this coordination compound is 0. We know that the oxidation state of potassium is +1 and that of cyanide ion is -1. I write 4n(1) plus iron plus +2 आएगा चार्ज into -1 equals to 0. After calculation, I get iron is equal to +2. Hence, the oxidation state of iron is +2. -4। ओके, कैसे निकाला चार्ज, समझ में आया बेबी? समझ में आया कैसे चार्ज निकाला? ऐसे निकालते हैं ना, देखो इस पे +1 चार्ज है, इस पे -1 चार्ज आएगा, लेकिन 4 पोटेशियम है, तो ये अपना -4 चार्ज देगा यहाँ पे। एक पोटेशियम +1 चार्ज देगा, 4 पोटेशियम -4 चार्ज देंगे। FeCN- होता है, पता है हम लोगों को, साइनेट CN- स्टेट में होता है, तो -6 = -4 है ना। तो Fe का चार्ज कितना आ जाएगा, -6 उधर जाएगा, +2, तो Fe +2 स्टेट में, समझ में। 2. Remember that अब हमारा चार्ज आ गया, तो हम लोग नाम कैसे if you लिखेंगे, do not know calculating oxidation टेट्रा state, then watch our lecture and its link is given in the type, di, tri, पोटेशियम, etc. टेट्रा Secondly, in the coordination sphere, Fe +2 स्टेट में फेरेट बोलते हैं, आई गेस, फिर आयरन बस in the बोल देंगे, ligand, आयरन and 2 there are ऐसे लिख 6 ions देना। of cyanide. I write hexacyano. Lastly, the central metal atom is iron. We know that if the coordination sphere has negative charge, we Ferrate. put Ate with the central metal atom. Let me repeat Ferrate it. If the coordination sphere has negative 2, I write here 2. Thus I get potassium hexacyano. ठीक है, एक ये लास्ट नीचे वाला जल्दी से खुद से सॉल्व करो, आप खुद से सॉल्व करो, तुरंत खुद से सॉल्व करो, तुरंत पॉज करके करो। चलो अब मैं बताता हूँ, AgNH3 लास्ट कर लो, फिर चलते हैं आगे हम लोग। AgNO3 Red. चलो यही है। अब देखो NH, पहले चार्ज निकालो, NH3 अमीन न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल है, और ये इसमें -1 चार्ज है, अपना +1 चार्ज देगा यहाँ पे, इसमें +1 चार्ज देगा कैटायन में, तो Ag का चार्ज x +2 न्यूट्रल चार्ज +1, तो x कितना आ जाएगा, +1, तो Ag का चार्ज आ गया +1, Ag1, ठीक है। अब नाम लिखो, पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, तो डाई अमीन, सिल्वर को क्या लिखते हैं, अर्जिन समथिंग लिखते हैं, ऐसे कुछ नाम होता है ना Ag से सिल्वर का। तो नेगेटिव है अर्जेंटेट 1 क्लोराइड, ठीक है, समझ में आया, क्लोराइड, डायमीन अर्जेंटेट 1 क्लोराइड। 2. I write here negative charge. Here, I will find the oxidation number of central metal atom, which is silver. I write silver +2 ammonia plus chlorine ion equals to 0. We know that the oxidation state of ammonia, being a neutral molecule, is 0, and that of chlorine ion is -1. I write silver +2 into 0 plus -1 is equal to 0. After calculation, I get silver is equal to 1. Hence, the oxidation state of central metal atom, silver, is 1. According to the rule, I firstly name the ligand. And the coordination sphere, the ligand is ammonia, and there are 2 molecules of ammonia. I write diamine. For this silver, I write silver. Remember that the coordination sphere has positive charge, so I do not put Ate with the central metal atom. We know that the सॉरी, सिल्वर ये लिख देंगे, अर्जेंटेट नहीं लिखेंगे, किस पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज में ही हम लोग फेरेट वगैरह लिखते हैं। देखिए मेरी गलती कोई बात नहीं, ठीक है, मेरी गलती है, कोई वो नहीं है, ठीक है ना, आप नहीं कर सकती ये सब गलती। लेकिन अब मैं इस सब पे इतना फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूँ ना, बिकॉज आप ऑप्शन देखोगे ना जब, तो ऑप्शन में सब में सिल्वर ही लिखा होगा, ऑप्शन में सब में सिल्वर ही लिखा होगा, आपको इतना माइन्यूट लेवल पे जब आप खुद से लिखते हैं, जब बोर्ड्स वगैरह में खुद से लिखना होता है ना, तब इन चीज़ों में ध्यान देना पड़ता है। इधर आप ऑप्शन से शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, वहाँ पे ऐसा लिखा होगा सिल्वर को पहले लिख दिया, या क्लोराइन को पहले लिख दिया कैटायन से, और चार्ज गलत लिख दिया, सिल्वर 1 की जगह 2 लिखा होगा, ऐसे चीज़ों को एलिमिनेट करना होगा, ठीक है, इस चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना। oxidation state of silver is 1. I write here 1.
For this chlorine, I just tried chloride. Thus I get diamine silver 1 chloride. ठीक है, Hence this is the समझ में आ गया, मेक सेंस। ऐसे नाम लिखते हैं हम लोग IUPAC कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ऐसे हम लोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अवोगाड्रोस नंबर इज इतना, इंस्टेंट ऑफ इतना, द मोलर मास ऑफ कार्बन। हम लोग देखो मोलर मास कितना होता है कार्बन का, 12। अवोगाड्रोस नंबर हम लोगों ने कितना ले लिया, हम लोग इतने की जगह इतना अवोगाड्रोस नंबर ले रहे हैं, तो मोलर मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा। यूजुअली हम लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर हम लोग अवोगाड्रोस नंबर ले लें तो हाफ ही हो जाएगा, लेकिन सॉल्व कर लेते हैं। इनिशियली कितना आएगा, इनिशियली नंबर ऑफ वो कितने थे, नंबर ऑफ कार्बन वो निकालो। मोलर मास ऑफ कार्बन निकालना है हमें, यार मुझे नहीं पता। करेंटली इतना है तो कार्बन का इतना है, और फिर हम लोगों का हाफ कर दिया तो इतना हो जाएगा। हाँ बस ऐसे ही होगा भाई, देख लो, मैं लॉजिक लगा लो, आप खुद से देख लो। ये मोल कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया अच्छे से, खुद से सॉल्व करो। दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। सही तो है, मास निकालना हम लोग को। नया मोलर मास यूजुअली कितना होता है, 12, और अब कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स 3.11 10⁻23। अवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.22, तो 1/2 हो जाएगा। मोलर मास 12 होता है, 6 मास कितना आ जाएगा, नया मास 12.2, तो 6 ग्राम। ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। और कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हैं तुरंत से कि हाँ, अगर हम लोग अवोगाड्रो नंबर को आधा कर दे रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स भी आधे हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स भी आधा हो जाएंगे तो मोलर मास भी आधा हो जाएगा, ठीक है, या फिर मास उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। फिर द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, दो होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिनके पास न्यूक्लियस की कमी होती है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन के भूखे रहते हैं, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस के भूखे रहते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज के भूखे रहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल का क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़, गलत। स्पीशीज़ विद अ लोन पेयर दैट अटैक्स पॉजिटिव चार्ज, गलत। इनके पास लोन पेयर कैसा होगा, लोन पेयर है तो फिर तो इलेक्ट्रॉन हो गया इनके पास। एनायन दैट अटैक्स अ कार्बन बेयरिंग अ पार्शियल बॉन्ड, गलत। स्पीशीज दैट एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट्स एज लोएस्ट एसिड, ठीक है। एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो एक्सेप्ट करेंगे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर फॉर अ रियल गैस टू बिहेव, ये आपके सिलेबस में है नहीं, स्टेट ऑफ मैटर हट गया। फॉर अ रियल गैस टू बिहेव आइडियली, एक रियल गैस को आइडियली बिहेव करने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, रट लो। हाई टेम्परेचर होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए। रियल गैस को आइडियल गैस बनाने के लिए हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, ठीक है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल, इसके लिए हम लोग को पढ़नी पड़ेगी VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैं दो ही कॉन्सेप्ट को पढ़ाने वाला था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, एक ये और एक VBT। इसको आगे करते रुको, इसको अच्छे से पढ़ते, ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 फ्रॉम इट्स एलिमेंट इज़ इतना। हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब CO2 का बनना, तो C+O2 से CO2 बनेगा, ऐसे ही बनेगा। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन इसकी हम लोग को कितना दी हुई है, -393.5 समथिंग, ठीक है। द हीट रिलीज ऑन कम्बशन ऑफ 6 ग्राम ऑफ, कम्बशन क्या होता है, किसी भी चीज़ से कम्बशन क्या होता है, उसको O2 के साथ हम लोग एयर में रिएक्ट कर देते हैं। जैसे हम लोग यूजुअली कम्बशन हाइड्रोकार्बन से कराते थे, जैसे C2H4 को हम लोग कम्बशन कराते थे तो ये CO2 और H2O निकलता था, राइट। ऐसे करते थे ना हम लोग, फॉर्मूला भी था CXHY, हम लोग को चार्ज निकालना होता था तो X + Y/4, इधर XCO2 Y/2। ये मैंने फॉर्मूला आपको चार्ज हुआ फिर बैलेंस कराने का निकाला था ना, मोल कंसेप्ट या फिर किसी में नोट्स में बनाया था, ये याद है बेबी, थोड़ा थोड़ा याद होगा ना। ऐसे करते थे ना, CXHY हाइड्रोकार्बन में जो भी चार्ज होगा प्लस X Y/4 O2 का, और O2 का स्टोइकियोमेट्री ऐसे निकालेंगे, और CO2 का X होगा प्लस Y/2
2H2 इनका स्टोइकियोमेट्री ऐसे निकालते हैं ना, अगर C2H4 है मान लो हाइड्रोकार्बन, तो X2 हो गया, Y4 हो गया, तो आप सबकी वैल्यू निकाल के सबका स्टोइकियोमेट्री निकाल लेंगे, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 6 ग्राम ऑफ कार्बन, 6 ग्राम ऑफ कार्बन का हम लोग कंबशन कराएंगे, मतलब CO2 के साथ रिएक्ट करेंगे, तो CO2 अगेन CO2 बनेगा। देखो ये रिएक्शन ये दोनों सेम तो है, ये दोनों सेम, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन था ये तो एक पूरा कार्बन है, तो ये 12 ग्राम था, 12 ग्राम कार्बन के कंबशन में इतनी हीट निकल रही थी, तो 6 ग्राम कार्बन के कंबशन में कितनी हीट निकलेगी, आधा। 12 ग्राम में अगर इतनी निकल रही है तो 6 ग्राम में कितनी निकलेगी, इसका आधा, तो इसका आधा कितना होता है, -393 का आधा 196 अराउंड। आंसर मेक सेंस। ऐसे नहीं थर्मोडायनेमिक्स से ईजी क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे ये एक ईजी क्वेश्चन है जो आप कॉमन सेंस में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे फॉर्मूलाज भी हैं, वो वाले आए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे एज सच, लेकिन ऐसे अगर कॉमन सेंस वाले आए तो हम लोग थोड़ा बहुत दिमाग लगा के ऐसा आंसर निकाल सकते हैं, समझ में आया, ठीक है। चलो परसेंटेज प्योरिटी छोड़िए, ये नहीं आएगा आप एग्जाम में होपफुली। द मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन ऑफ डिजॉल्विंग इतना द वाटर इज, मोलारिटी निकालें, मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, कितना दिया हुआ है, मास 5.85 ग्राम ऑफ NaCl का मास कितना होता है 58.5 ग्राम, ये तो हमारा हो गया नंबर ऑफ मोल्स, इनटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 250 ml, इसको हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, ये 4 बार जाएगा, और ये कैलकुलेट कर लो आ जाएगा आंसर ये, ठीक है। ऐसे निकालना, मोलारिटी हम लोग को निकालते आता है, ठीक है, मेक सेंस, इजी पीजी। ये देखो पैरामैग्नेट, अगेन VBT पे बेस्ड क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको VBT से करा दूंगा, ये क्वेश्चन अभी हम VBT कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। The inert pair effect is most pronounced in which group of periodic table, which element at the bottom of the group shows the greatest stability of the lower oxygen state। अच्छा हाँ यार, +2 और एंड में नहीं +4 ऐसे स्टेबल होता था, एंड में आई थिंक +2 वाला ज़्यादा स्टेबल होता था, मुझे याद नहीं है, आपने P ब्लॉक पढ़ा, इनर पेयर इफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आई थिंक ऐसे ही कुछ होता था कि +1 और +3 दो स्टेट में रहते थे, स्टार्ट शुरू से एंड तक +3 ज़्यादा स्टेबल रहता था, और लास्ट वाले में बस +1 ज़्यादा स्टेबल रहता था, ऐसा कुछ रहता था, मुझे याद है, शायद जितना मुझे याद है, तो ऐसा ही कुछ होता था, तो एंड वाला ज़्यादा स्टेबल होता था, ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर, तो जो सब में एंड वाला अगर ज़्यादा स्टेबल होता था, जिस पे +3 या +4 है, तो कौन सा वाला लोअर में होगा, एंड जो लास्ट में एलिमेंट होगा वही लोअर ऑक्सीजन स्टेट में, मोर ऑक्सीजन स्टेट वाले ज़्यादा स्टेबल होता था, तो बोरॉन तो स्टार्टिंग ऑफ द ग्रुप है, मैं अपना लॉजिक लगा रहा हूँ, आपको आता होगा, याद होगा, ये का तो कट गया, कार्बन स्टार्टिंग ऑफ द ग्रुप में आता है, ये तो हायर ऑक्सीजन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है। बिस्मुथ और थैलियम जो होता है वो 13 ग्रुप का और लास्ट एलिमेंट होता है, 13 ग्रुप का ऑलमोस्ट लास्ट एलिमेंट होता है, वो जो होता है वो +1 का 13 ग्रुप है, 13 ग्रुप में +1 और +3 चार्ज होता है, 2 चार्ज होते हैं, तो जो हमारा थैलियम होगा वो +1 चार्ज में स्टेबल होगा, तो ऐसे आप तो करा सकती है, लेकिन मैं ऐसे तुक्का लगाता हूँ, अगर आपको आता होगा, मैं प्रीटी श्योर आपको याद होगा, P ब्लॉक आपको आता है, आपने पढ़ा है, और इनर पेयर इफेक्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार रिवाइज़ कर लेना, आपने पढ़ा तो होगा, आपको भूल गया होगा मैं भी, तो रिवाइज़ कर लेना जल्दी से, 5-10 मिनट की यूट्यूब में तुरंत से इनर पेयर इफेक्ट डाल दो, 2 मिनट में 5-10 मिनट का वीडियो आएगा, वो देख लो, ठीक है। एक और डेफिनेशन याद रखो, देखो दो आइसोमर्स जो कि सुपर इम्पोजिबल, जैसे मान लो ये एक आइसोमर है और ये एक आइसोमर है, ये दोनों अगर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं है, मतलब इसके ऊपर इसको रख दें तो एकदम फिट ना बैठे, एकदम ऐसे फिट ना बैठे, एकदम मिरर इमेज ना हो, तो उनको बोलते हैं, आइसोमर्स होने चाहिए लेकिन मिरर इमेज नहीं है, सुपर इम्पोजिबल नहीं है, तो उनको बोलते हैं हम लोग एनांशियोमर्स, उसको बोलते हैं हम लोग एनांशियोमर्स, तो ये डेफिनेशन याद रखिएगा, उनको बोलते हैं हम लोग एनांशियोमर्स। आइसोमर्स विच आर नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन ईच अदर आर नोन एज एनांशियोमर्स, ओके, ठीक है। हैलोअल्केन्स का उसका हैलोअल्केन्स में भी आता है कॉन्सेप्ट, आइसोमरिज्म में भी आता है, ठीक है। सम ऑफ प्राइमरी, ठीक है, एक ये क्वेश्चन देख लीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये जो बेसिक क्वेश्चन है मैं करा देता हूँ, ठीक है। जैसे ये एक हम लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दो तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होती है प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा सेकेंडरी वैलेंसी। पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी।
सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये जो क्रोमियम है ये कितने लिगेंड से अटैच्ड है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, सिंपल। यहाँ पे क्रोमियम कितने से अटैच्ड है, NH3 6 NH3 से अटैच्ड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ गई 6। मेक सेंस, मेक सेंस। हमने सेकेंडरी निकाली, प्राइमरी कैसे निकालेंगे, इसका चार्ज निकाल दो। अमीन अमोनिया अमीन ग्रुप है ना, 6 हेक्सा अमीन, अमीन तो होता है न्यूट्रल, तो इसका कोई चार्ज नहीं है। और Cl -1 होगा और 3 Cl है तो इधर +3 चार्ज देगा, तो क्रोमियम जो है +3 स्टेट में है, तो +3 चार्ज है, तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई 3। 6 सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी 3। क्या पूछा हुआ है, सम ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ क्रोमियम। 6 + 3 9। मेक सेंस, ऐसे निकालते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, इजी बिजी कंसेप्ट, इजी बिजी कंसेप्ट, मेक सेंस। चलो ये छोड़ो, ये भी छोड़िए, इसको अभी मैं बताऊंगा, इसका ये वाली चीज़ बता दूंगा मैं। केमिकल काइनेटिक्स पे बेस्ड एक क्वेश्चन करिए। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ द रेट कांस्टेंट इतना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसनट्रेशन टू डिक्रीज टू इतना 25% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। कंसनट्रेशन KT 2.303 log C0/CT, यही फॉर्मूला होता है। के हम लोगों को अभी के ही लेके चलते हैं, ठीक है। टाइम पूछा हुआ है, टाइम 2.303 लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा C, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो C होगा, राइट। डिक्रीज तो इस 25% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इनिशियल अगर C था तो 25% हो गया इनिशियल वैल्यू का, मतलब C/4 हो गया, है ना, 1/4 हो गया। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी C/4। C कट जाएगा, 4 आ जाएगा ऊपर, C कट जाएगा, 4 आ जाएगा ऊपर। 2.303 लॉग 4 कितना होता है, लॉग 4 कितना होता है 6, 0.6, लॉग 2 लॉग 3 लॉग 4 ऐसे याद रखना बेबी। लॉग 2 0.3 होता है, लॉग 4 आई थिंक 0.47 होता है, लॉग 4 आई थिंक 0.6 होता है, ऐसे याद रखना थोड़ा सा। एक दो वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी। KT कितना आ गया 2.303 इंटू 0.6 और T कितना आ जाएगा 2.303 इंटू 0.6 डिवाइड बाई T कितना दिया हुआ है, K कितना दिया हुआ 1.386 इंटू 10 की पावर -3। तो 10 की पावर -3 को ऊपर ले जाओगे तो आ जाएगा 2303, ठीक है। ऐसे अप्रॉक्सीमेट कैसे करते हैं मैं वो सिखा रहा हूँ आपको। अब देखो ऊपर 0.6 है, 2.303 23.3 को अगर आप 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ कम हो जाएगा, नहीं छोड़ो, नहीं काम कर रहा है यहाँ अप्रॉक्सीमेशन, कैलकुलेट ही करना पड़ जाएगा आपको। इसने कोई तो मेथड दिखाया है, हाफ लाइफ से लॉजिक लगाया है, बट वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आपने जो फॉर्मूला याद रखे आप उस पर स्टिक करिए। इसको अब हम कैसे करें, यार अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो T जाएगा 1 पहले जाएगा, बचेगा 7, अराउंड 1 बचेगा, तो फिर 0 लगा के अगर हम 9 जाए और 0.6 से जाए तो 60 और 10 60 समथिंग। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे कैलकुलेशन तो नहीं कर पाओगे आप वहाँ पे। T हाफ इतना होता है, T हाफ निकाल दिया यार, इसका सही है, इसका मेथड सही है। नहीं इसका मेथड सही है, इसी के मेथड से करते हैं। ऐसे भी कर सकते हो लेकिन कैलकुलेशन हम तुमसे होगा नहीं बेबी, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आए फॉर्मूला बेस्ड तो आप ऐसे निकालना, इसके कैलकुलेशन इजी होंगे, वो फॉर्मूला बेस्ड वाले क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे। इसमें इतना मुश्किल कैलकुलेशन इसे दिया है because ये चाहता है हम लोग हाफ लाइफ भी कंसेप्ट से करें, ठीक है। हम लोग हाफ लाइफ कंसेप्ट से करें, कैसे करेंगे। T हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है बेबी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, याद है हम लोग को 0.693 डिवाइड बाई K। तो हम लोग पहले अगर हाफ लाइफ निकाल लेते हैं तो T हाफ लाइफ क्या होता है ना, T 50% कितनी देर में कंज्यूम हुआ, 0.693 1.38, इसीलिए इसने ऐसी वैल्यू दी है क्योंकि डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगी।
10⁻³ ऐसे, राइट, के इतना ही दिया हुआ है, ये डायरेक्ट 2 जा जाएगा, ये डायरेक्ट 2 जा जाएगा। अगर करके देख लो, कैलकुलेट कर, इसलिए इसने ऐसे वैल्यू दी है क्योंकि 4 लोग हाफ लाइफ से ही निकाले आंसर। 0.693 इंटू 2 जा जाएगा और 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 1000 डिवाइड बाई 2 500, मतलब T 50% जो है वो हमारा 500 है, ठीक है। अब 500 सेकेंड में हमारा जो 100, देखो T 100% से T 50% हमारा T हाफ लाइफ है, T हाफ लाइफ आधा लगा, प्राइम कितना लगा 500 सेकेंड। T 50% का आधा कितना होगा T 25%, इसमें भी हाफ लाइफ, T हाफ लाइफ कितनी होगी, इसकी भी 500 सेकेंड ही होगी, T हाफ लाइफ तो सेम ही आएगी ना। ऐसे T 25 से कहाँ जाएगा, T 12.5 में जाएगा, इसकी हाफ लाइफ 500 सेकेंड। T 12.5 से कहाँ जाएगा, 12.5 से T 6.75 500 सेकेंड। तो हम लोग से पूछा था अगर यहाँ पे पूछा था 6.75 जब बचेगा कितना टाइम लगेगा, तो 500 + 500 + 500 + 500 2000। पूछा क्या हुआ है 25% तक का, तो 25% जाने में कितना टाइम लगेगा, 500 सेकेंड + 500 सेकेंड 1000 सेकेंड। मेक सेंस? ऐसे ऐसे निकालना जा रहा है, मैंने फालतू आपको स्टार्टिंग में कंफ्यूज किया, ऐसे निकालना ईजी होगा, ठीक है। मेक सेंस? इजी पीजी क्वेश्चन, इजी पीजी क्वेश्चन, मेक सेंस। एक तो क्वेश्चन आई वांट टू among HF, Cl and Br which has the highest bond dissociation enthalpy, सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी तो HF की ही होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब जिसके बॉन्ड टूटने में सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो HF के बीच में ही होता है। बॉन्ड लेंथ सबसे कम, बॉन्ड लेंथ सबसे कम और बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा। बॉन्ड स्ट्रेंथ इस ऑर्डर में होती है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और बॉन्ड लेंथ इस ऑर्डर में होती है। तो लेंथ ज़्यादा होगी तो उतनी स्ट्रेंथ कम होगी ना, जितना लंबा धागा होगा उतना कम स्ट्रेंथ, जितने दूर से आप मेरा हाथ पकड़ोगे उतना ही कम स्ट्रेंथ होगी, राइट। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने में रिलीज़ हो गई, तो वो तो HF होगा, ठीक है। तो 2 ऑप्शन हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या होता है, जो अपना H+ सबसे ईजिली दे देता है, अपना H+ सबसे ईजिली दे देता है। वो कौन देगा, HF तो नहीं देगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो अपना H क्यों छोड़ेगा, सबसे ईजिली से कौन छोड़ेगा, HI छोड़ेगा, सबसे लंबी बॉन्ड लेंथ है, सबसे कम स्ट्रॉन्ग, सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है, तो वो अपना H तुरंत छोड़ देगा, पानी में दे देगा। तो हम लोगों का HI इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो आंसर आ जाएगा 2। मेक सेंस? इजी पीजी। ये वाला ऐसा वाला क्वेश्चन है, MV1 + M2V2 M3 + V = M3 + V3, ऐसा टाइप का क्वेश्चन है ये वाला। एक तो क्वेश्चन थे यार जो मैं आपको मैंने देखे थे और वांटेड कि आपको दिखाऊं मैं यार। अच्छा वो PYQ में देखे थे, चलो वो मैंने कोऑर्डिनेशन के PYQ में कराने हैं मुझे। देखो एक ही क्वेश्चन देखो, फॉर द गैसियस रिएक्शन इतना से ये हो रहा है, ठीक है, इतनी एंथैल्पी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, नेगेटिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ NH3। कौन सा चेंज करेंगे तो NH3 के टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, मतलब NH3 और ज़्यादा फॉर्म होगा। तो कौन सा चेंज करना चाहिए हम लोग, अगर हम लोग NH3 को हम लोग कम कर दें तो इक्विलिब्रियम NH3 की तरफ शिफ्ट होगा। अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन, अगर NH3 कम हो रहा है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा, क्योंकि ताकि वो और NH3 बना सके, ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सके। हम लोग NH3 कम कर रहे हैं, ठीक है। रिमूविंग NH3 एज इट फॉर्म्स, अगर हम लोग NH3 को रिमूव कर देंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और इक्विलिब्रियम चाहेगा कि NH3 और ज़्यादा बनाऊँ ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। तो ये करने से हमारा जो होगा इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ NH3 या टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होगा। मेक सेंस? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी निकालने में सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में लगती है, तो ये तो हमारे सब सेकेंड नहीं, ऐसे है ना, ये सोडियम पोटाशियम बीटा मांगे कार स्कूटर, ऐसे ही है ना, ऐसे ही होगा। तो देखो
Na अगर सेम ग्रुप में हम देखें तो ये दोनों सेम ग्रुप में, ये दोनों सेम ग्रुप में, तो Na की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो पोटेशियम ज़्यादा होगी, because पोटेशियम ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा बड़ा होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा दूर होगा, और ज़्यादा दूर होगा तो इसको निकालना ज़्यादा आसान होगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी Na की छोटा है, जो छोटा है उसकी ज़्यादा होगी। तो Na की K से ज़्यादा है, K की Na K से ज़्यादा है, ठीक है। Na की K से ज़्यादा है, गलत है, इसमें K की ज़्यादा दी हुई है। K की Na से ज़्यादा है, ठीक है। Na की K से ज़्यादा, गलत है। तो दो ऑप्शन तो हमारे कट गए ऐसे ही बच्चे, ये दो। इसमें दिया हुआ है Na की K से ज़्यादा है, Na की K से ज़्यादा है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का सेम दिया हुआ है, तो इसमें भी ये दोनों इस क्राइटेरिया से, पीरियड वाले क्राइटेरिया से भी अभी सही बैठ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, जब हम लोग इधर आगे बढ़ते हैं तो एटम छोटा होता जाता है, तो जो फर्स्ट ग्रुप है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड ग्रुप से, ये जो फर्स्ट, अगर हम लोग पीरियड में मूव करें तो जो पहला एलिमेंट है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड वाले से ज़्यादा होगी, बिकॉज दूसरे अगर पीरियड में मूव करें तो सेकंड एटम जो है वो छोटा हो जाता है, और तो Mg की Na से ज़्यादा होगी, राइट। Mg की Na से ज़्यादा होगी, Na की K से ज़्यादा है तो Mg की K से ज़्यादा तो होगी, और कैल्शियम की Mg से कम होगी, क्योंकि कैल्शियम पीरियड में ग्रुप में कैल्शियम Mg के नीचे आता है, तो Mg की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। Na से भी ज़्यादा है, कैल्शियम से ज़्यादा है, पोटेशियम तो ज़्यादा है ही, तो Mg की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे निकालना, इजी पीजी। एक ये याद रख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन, ये टेस्ट होते हैं अमीन्स को हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन को हम लोग डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन से टेस्ट यूज़ करते हैं, वो होते हैं हिंसनबर्ग टेस्ट। याद रख लो थोड़ा सा, ऐसे बस मसल मेमोरी रख लो, अगर गलती से क्वेश्चन आ गया तो टिक मार देना। हिंसनबर्ग टेस्ट जो होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन को पहचानने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा कोऑर्डिनेशन का VBT, और फिर हम लोग कोऑर्डिनेशन पे बेस्ड, मैंने खोल के रखा हुआ है ये कोऑर्डिनेशन पे बेस्ड, थोड़े बहुत PYQ करेंगे, थोड़े बहुत नहीं, काफ़ी सारे, जितने भी मेरे को लगेंगे रेलेवेंट है और आ सकते हैं, तो वो वाले हम लोग PYQ करेंगे। यार ये होता है, मुझे, मैं एक बार चेक कर लूँ कि नीट प्रेप को स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं कि नहीं, एक सेकेंड। देखा, नहीं रिकॉर्ड हो रहा था। अब मैं ऐसे पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर देता, फिर मैं रोता बैठ के। देखो हम लोग पढ़ेंगे VBT, ठीक है। VBT में क्या होता है, देखो 2-3 चीज़ें याद रखो, ठीक है। हम लोगों ने लिगेंड्स पढ़े ना बेबी, लिगेंड्स में जो एटम्स होते हैं वो देखो, अगर लिगेंड्स में जो एटम्स है, जैसे NO2 है या CO2 है या PO4 है, ऐसा कुछ दिखा, अगर आपको नाइट्रोजन दिख रहा है या कार्बन दिख रहा है, तो वो जो लिगेंड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे NH3, CN-, ये सारे जो हो गए आपके स्ट्रॉन्ग। EN, वो हम लोगों ने कहा था ना, डायमीन, क्या नाम था उसका, डायमीन, जो भी नाम था, EN, तो उसमें अमीन, N आ रहा है, अमीन, अमोनिया आ रहा है, ऐसे ये जो हो गया ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हो गए। और आपको हैलोजेंस दिख रहे हैं, F-, Cl-, ऑक्सीजन दिख रहा है या फिर सल्फर कुछ दिख रहा है, तो ये होते हैं वीक लिगेंड्स, ठीक है, याद रखना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में जिसके बाद नाइट्रोजन दिख जाए या कार्बन दिख जाए तो वो होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, और हैलोजन वगैरह दिख जाए या सल्फर दिख जाए तो वो होते हैं वीक लिगेंड। इनका काम क्या है, वीक लिगेंड जो है वो पेयर, इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करा पाएंगे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का पेयर करा देंगे। कैसे करेंगे, देखो हमारे पास ये है, इसका हम लोगों को VBT निकालना है, VBT निकालेंगे, सब कुछ निकालना है, ठीक है। कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेबी, हम लोग को ये याद रखना पड़ेगा। हो सकता है क्वेश्चन में दे दे, बट हो सकता है नहीं भी दे सकता है, तो हम लोग को ये थोड़ा सा याद रखते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल हम लोग को इतना याद रखना है बस, ये वाली लाइन SCTI, अबे यार SCTI, V क्रोमियम, Mn, ये वाला लाइन बस एक याद रखना है, D की पहली वाली लाइन स्कैंडियम, टेरियम। याद रखना कि Mn जो है मैंगनीज होता है, 25 होता है। Mn के आगे आता है आयरन, पीछे आता है क्रोमियम, फिर वेरिन, ये ऐसे याद रखना है। क्या तो इसका ट्रिक थी, मुझे नहीं याद है। क्रोमियम, फिकोनी तो याद होगा, फिकोनी ऐसे आता है, फिर फिकोनी आता है तो 26, फिर को आता है 27, नी 28 के बाद आता है कॉपर और जिंक, याद होगा बिकॉज ये एक्सेप्शन होता है किसी चीज़ का, डी ब्लॉक में मैंने पढ़ा होगा। तो कॉपर, जिंक आता है 29, 30, और उसके पहले क्रोमियम आता है। ऐसे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा बेबी, ये वाले एलिमेंट हमको याद रखने पड़ेंगे। हो सकता है क्वेश्चन में दे, बट नहीं भी देता है। यहाँ पे हमारे पास
कोबाल्ट Fe6 है। कोबाल्ट याद रखो, मैंगनीज पहले था, 25 था, मैंगनीज 25 में आता था बीच में। फिर आता था फीकोनी, फी आयरन 26, को 27, ठीक है, इसका नंबर हो गया 27, ठीक है। अब देखो इसके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है। 27 के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ये तो 20 तक हो, यहाँ तक तो फिक्स रहता है, ठीक है। इतना तो आर्गन का ही रहता है, इसको हम लोग डायरेक्ट आर्गन का भी लिख सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमसे आती है ना आर्गन। उसके बाद क्या आता है? आर्गन के बाद क्या होता है? फिर क्या फिल होता है? फिर क्या होता है? डी ऑर्बिटल फिल होगा। थर्ड आर्गन, सेकेंड आर्गन जो है हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड पीरियड में आता है, इसके बाद डी शुरू हो जाता है। तो 3D पहले फिल एस होगा, बिकॉज हमारे एस पी एस डी पी एस, तो एस 4s पहले 4s फिल होगा, लेकिन लिखने में हम लोग पहले डी को लिखेंगे ना, बिकॉज डी थर्ड ऑर्बिटल में और 4s है, 3D और 4s, तो लिखने में पहले हम लोग का एस फिल हो चुका है। तो 3D कितना फिल होगा? 20 तक। आपको समझ में आ रहा है ना छोटू? मैं समझ नहीं पाता, आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं यार? 27 है, इसको ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 ps 2p6 3s2 ps 3p6 4s2। फिर आएगा 3D, 20 होगा यहाँ पे, 20 बचे कितने? 7, 310, ठीक है। इतना तो आर्गन का ही होता है, ठीक है। तो इसके कैसे लिखेंगे? आर्गन 3D7 4s2, ठीक है। ऐसी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखनी है, ठीक है। अब इसका चार्ज देखो, चार्ज कितना है इसमें? कोबाल्ट का x माइनस प्लस लिखेंगे, प्लस -6 कैसे Fe में -1 इजिकल टू -3, चार्ज कितना आ गया? +3। तो कोबाल्ट इज इन +3 स्टेट, इसके 3 इलेक्ट्रॉन लूज है, मतलब 27 है, 27 का एटॉमिक नंबर है, लेकिन ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन लूज है, मतलब +3 स्टेट में है, मतलब 27 से ही 24 आ चुका है। तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, 3 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो। कहाँ से उड़ेंगे? पहले एस देगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन, 2 उड़ गए, और यहाँ से एक बचा तो एक जाएगा। तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? CO+3 कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 3D6 मेक सेंस। अब इसका ऑर्बिटल बनाओ, कैसे बनाएंगे? हमने ये डी ऑर्बिटल बनाया, डी में कितने होते हैं? 5, 1 2 3 4 5, 3D हो गया। इसके आगे क्या होगा? 4s होगा, 1 2, एस में एक ही होता है क्या? नहीं, एस में तो एक ही होता है, सॉरी, एस में एक ही होता है, 4s होगा। इसका ये क्या होगा? 4p होगा। अरे यार, p में कितने होते हैं? 3। इसका ये क्या होगा? 4d होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 4d ऐसे होगा, राइट। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल है? डी में। कितने हैं? 1 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 हमने फिल कर दिया, ठीक है। 6 हमने फिल कर दिया। इसके पास ये हमारा, इसकी हो गई हमारी वो हो गई 6 फिल कर दिया। इसका कोऑर्डिनेशन कितना करना है? 6। इसमें कितने फ्लोरीन है? 6। इसमें कितने फ्लोरीन है? 6। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता बेबी, यहीं पर डिफरेंस होता है। क्या है? ये F लिखा है, हाइड्रोजन है, वीक लिगेंड है, तो ये इसकी पेयरिंग नहीं कर पाए। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो क्या हो जाता? ऐसे हो जाता, देखो, ये इधर आ जाता, ये इधर आ जाता, एक स्ट्रॉन्ग पेयरिंग हो जाती, इनकी पेयरिंग हो जाती। तो एक ये तो पूरा फुल था, 2 थे इसमें, एक शिफ्ट हो जाता, तो ये फुल हो जाता और ये भी फुल हो जाता, और ये दोनों एम्प्टी हो जाते अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता। लेकिन है ये वीक लिगेंड, तो ये चीज़ नहीं करा पाएगा, क्या है? अच्छा, तो अब जो फ्लोरीन है वो कहाँ जाएगा? ये तो इसका वो गया कोऑर्डिनेशन। फ्लोरीन कहाँ पे? ये तो कोबाल्ट का हो गया। फ्लोरीन कहाँ पे देगा? फ्लोरीन इनको पकड़ेगा। फ्लोरीन कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, sp3 लिया, यहाँ पे फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन अपने दे दिया, और डी कितने उठाए? 2, तो sp3d2। ये आ गई इसकी हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? sp3d2 क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। ये हो गई इसकी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। क्योंकि इसने बाहर इनर नहीं, बाहर से हाइब्रिडाइजेशन उठाई, बाहर से ऑर्बिटल्स उठाए, तो ये हो जाएगा आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स। आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहा हूँ? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स,
आउटर ऑर्बिटल का आउटर से उठाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और आउटर अगर आउटर होगा तो वो हाई स्पिन होगा, अगर इनर ऑर्बिटल होगा तो वो लो स्पिन होगा। इनर है बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर लिया, अंदर बांध लिया, हाई हाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उसने एकदम बांध लिया है, पेयरिंग कर दिया, तो उसकी स्पिन ज़्यादा घूम वूम नहीं पाएगा, तो लो स्पिन। अगर आउटर है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है। और क्या है ये, अगर पैरामैग्नेटिक है या मैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मेक सेंस, मेक सेंस, ईजी पीजी। एक क्वेश्चन ये वाला करें, ये सेम क्वेश्चन है बट इसमें NH3 है लिगेंड। NH3 क्या है? नाइट्रोजन। ये तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। सेम क्वेश्चन निपटाओ। अगेन इसका चार्ज कितना आएगा? NH3 का न्यूट्रल होता है, CO का +3 चार्ज आ गया अगेन, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी आर्गन 3d6, राइट, 3d7 4s2 होगा, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो 4s2 गया और 1 गया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, वो कैसे बनाएंगे टेबल? 3d6 का अगर हम बनाएं, 3d6 का 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बगल में क्या है? 4s, उससे बगल में क्या आएगा? 4p, उससे बगल में क्या आएगा? 4d, ठीक है। अब ये है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो ये करा देगा पेयरिंग, तो अब क्या बन जाएगा? ठीक है, ये बन गया। बगल में क्या है? 4s, अरे यार बगल में 4s, फिर है 4p, फिर है 4d, ठीक है। ये तो हो गया, इसने पेयरिंग करा दी। अब फ्लोरीन आएगा, तो फ्लोरीन कहाँ जाएगा? फ्लोरीन का ऑर्बिटल चाहिए 6, सॉरी फ्लोरीन बोल रहा हूँ, अमोनिया आएगा, उसका ऑर्बिटल चाहिए 6 अमोनिया अगेन, तो 2 पहले यहाँ के उठाएगा, फिर 1 ये उठाएगा, फिर ये 1 उठाएगा, तो 6 हो गए, 6 अमोनिया बैठ गए, 1 2 3 4 5 6, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई? D2sp3, नॉट sp3d2, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बैठी, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 बैठी, ठीक है। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ज्योमेट्री अगेन सेम 6 है, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि इनर के d ऑर्बिटल यूज़ हुआ है, तो ये इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहा हूँ मैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। मेक सेंस? ऐसे सॉल्व करते हैं, समझ में आया बेबी? ऐसे सारे जो भी चीज़ हम लोग को निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक स्पिन, मैग्नेटिक नेचर, स्पिन कॉम्प्लेक्स, ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सब ऐसे निकालते हैं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन देखो जल्दी से, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए पहले तो। ये वाला पॉज करिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, पॉज करिए, सॉल्व कर, ठीक है। अब मैं करता हूँ। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? मैग्नीज बीच में 25, फीकोनी 26, 27, 28, ठीक है। आर्गन बैठा होगा, इसके बाद 4s2 भरेगा, और फिर 3d 28 है, 3d8, क्रोमियम तो 3d7 था ना, तो 3d8, और बचा 4s2। कितना चार्ज है इसका? क्लोरीन का -1, तो -4, और -2 उधर जाएगा +2 चार्ज, तो 2 ये गए, +2 चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते, 4s2 गया। अब इसका हम लोग वो बनाएंगे ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3d ऑर्बिटल बन गया। बगल में होगा 4s, उससे बगल में होगा 4p, उससे बगल में होगा 4d, ऐसे बनता जाएगा, ठीक है। क्या है ये? क्लोरीन है। क्लोरीन वीक लिगेंड होता है, ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा इसकी, तो ये ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है। अब आएगा क्लोरीन कितना है? 4, इसको चाहिए अपने ऑर्बिटल्स, एक 4s का उठाएगा, 3 4p के उठाएगा, 4 ही हैं, तो एक क्लोरीन बैठ गया, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, 4 क्लोरीन, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बैठ गई? sp3। ज्योमेट्री क्या बैठ गई? टेट्राहेड्रल। स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन सा बैठ गया? आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स, राइट, कस बाहर से उठाया। स्पिन कौन सी बैठ गई? आउटर है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। नेचर क्या बैठ गया? पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मेक सेंस? सिमिलरली अगर हम यहाँ पे उठाए सेम चीज़, अगेन निकल है 3d8 आर्गन, लेकिन यहाँ पे क्या है? साइनाइड, कार्बन वाला कॉम्प्लेक्स, ये है स्ट्रॉन्ग,
ये है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये करा देगा हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होना चाहिए, और ये दोनों है तो क्रोमियम है तो ये ऐसी करा देगा पेयरिंग, तो ये बन जाएगा ऐसा, ये खाली रह गया, बगल में 4s उसके बगल में 4p। अब क्लोरीन आएगा, क्लोरीन अब साइनाइड आएगा, साइनाइड को बैठना कहाँ बैठेगा, एक यहाँ से उठाएगा, फिर एक उठाएगा, फिर एक उठाएगा, 4 बैठ गए। क्या कॉन्फ़िगरेशन आई, DsP2, ये आगे इसके हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री क्या होगी, अगेन टेट्राहेड्रल। कॉम्प्लेक्स कौन होगा, इनर, अंदर से उठाया, इनर स्पिन, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर है तो मतलब लो स्पिन। डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक सारे चारों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट। और बस हो गया, ऐसे निकालना है, ऐसे ही निकालना है बेबी, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ऐसे करते हैं हम लोग VBD क्वेश्चंस। अब जो हमने एक क्वेश्चन देखा था VBD का, यही था द कॉम्प्लेक्स। देखो द कॉम्प्लेक्स इतना इस पैरामैग्नेटिक, ये सब छोड़ो, विथ वन पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन छोड़ो। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, हम लोग को निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयरन, ठीक है। हम लोग को एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, हाइड्रोजन, क्रोमियम, मैग्नीज बीच में 25, फी को नहीं, मैग्नीज की जस्ट आगे फी 26 है, आर्गन 18 तक ले गया, 4s2 बढ़ा, और बचा कितना, 20 हो गया, 6 बचे, 26 है 20 हो गया, 6 बचे, तो डी में कितने जाएंगे, 6, 4s2। चार्ज निकालो, चार्ज निकालो। क्रोमियम का साइनाइड कितना होता है, साइनाइड का -1 तो -6 उधर जाएगा तो +6 -3 चार्ज आएगा, ठीक है। खुद से निकालिएगा चार्ज, मैं अभी उसको ऑफिशियली बता दे रहा हूँ अपने में। +3 3 जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तो 4s2 का गया और एक यहाँ का जाएगा, तो बचेगा कितना, आर्गन 3d5। ऑर्बिटल बनाइए, 5 बॉक्स है 3D में, पाँचों फिल, बगल में 4s, उससे बगल में 4p, उससे बगल में 4d एंड ऑल। साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग कराएगा, करा दो, करा दीजिए पेयरिंग, 1 2 एक रह जाएगा, कस ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, एक रह जाएगा, एक बच गया। बगल में क्या है, S, बगल में क्या है, P। कितने हैं साइनाइड, 6 उठाएगा, 1 2 3 4 5 6, D2sp3 मेक सेंस, D2sp3 ऐसे सॉल्व करना है, समझ में आ गया छोटू बेबी, इजी पीजी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है VBD क्वेश्चंस। अब एक सेकंड रुकना, मैं उससे स्क्रीनशॉट ले लूँ, क्या बोलते हैं, नीट प्रेप से, फिर आपको वहाँ के क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया VBD, ऐसे सॉल्व करना है VBD क्वेश्चन, इजी पीजी। चलो ये देखिए बेबी, अभी ये जो 1-2 साल में 2-3 साल में जितने भी PYQ आए हैं सारे हम लोग सॉल्व करते हैं बारी बारी, ठीक है। ये तो 2026 का ही है, आपने देखा होगा। देखो इसमें पूछा हुआ है ये हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए, हम लोग को इनकी ज्योमेट्री पूछी हुई है, मेक सेंस। कैसे निकालते हैं हम लोग, सबकी ज्योमेट्री निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, पहली बात ऑक्टाहेड्रल क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है sp3d2, राइट। टेट्राहेड्रल क्या होती है, sp3। स्क्वायर प्लेनर क्या होती है, dsp2, राइट। ऐसी ज्योमेट्री होती है, ठीक है। निकालते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं, देखो पहले हम लोग लॉजिक लगाएं। देखो जिनके पास चार्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ कंपाउंड होंगे वो या तो स्क्वायर प्लेनर होंगे या तो टेट्राहेड्रल होंगे, और जिनके पास 6 हैं या 5-6 हैं वो ऑक्टाहेड्रल, जिनके पास 6 है वो ऑक्टाहेड्रल होंगे या तो ट्राइगोनल पिरामिड, जिनके पास 5 है वो ट्राइगोनल पिरामिड होंगे। ऐसे लॉजिक लगा सकते हैं, राइट। 4 किनके पास है, एक तो इसके पास 4 है, एक तो इसके पास 4 है, 2 Cl 2 अमीन, तो AC का 3 और 4 होगा, ठीक है। अब हम लोग को देखना है इनमें कौन कौन सा होगा। स्क्वायर प्लेनर है, D है, मतलब ये D, इसने DsP2 है, मतलब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, राइट। इसने 3D वाले से उठाया होगा, याद करो, याद आ रहा है, हमने भी क्वेश्चन सॉल्व किया, 3D वाले से उठाया होगा।
3D वाले से कौन उठा सकता है? जिसके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, उसने पेयरिंग कराई होगी, ठीक है। आप ऐसे मैं आपको लॉजिक लगाना चाह रहा हूँ, मैं सॉल्व भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। ऐसे लॉजिक है, जिसके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड और टेट्राहेड्रल sp3 जिसने बाहर 4s 4p उठाया हो, जिसके पास वीक लिगेंड होगा, पेयरिंग नहीं करा पाएगा। वीक लिगेंड कौन सा है इन दोनों में से? क्लोरीन। इसके पास तो अमीन है एक, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो ये वाला जो है क्लोरीन वाला, ये होगा टेट्राहेड्रल। सी का होगा 4, सी का होगा 4, बचे 1 4 और बचा ए का होगा 3, ए का होगा 3, ए का होगा 3। आंसर आ गया। ऐसे भी आप निकाल सकते हो दिमाग लगा के, ठीक है। मैं ऐसे निकाल, कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन तो मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ। बहुत ही ईजी चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। अब इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व भी कर सकते हैं, उसमें टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन आप खुद से करो। नहीं, मैं क्यों करूँ भाई, अभी मैंने इतना सारा सिखाया, खुद से करके उठाइए। सबसे पहले छोटे वाले उठाया करिए, सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल उठाया करिए। स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर इतना तो लगा सकते हैं ना, लेकिन स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल कौन से होंगे? जिनके पास 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे। पहले इसका निकालिए, फिर इसका निकालिएगा, पहले इसका निकालिए, फिर इसका निकालिएगा, ठीक है। निकालिए, कुछ निकालिए और करिए। समझ में आ गया? मैंने आपको आंसर बता दिया। 4 ऐसे भी लगा सकते हैं, आपको लॉजिक ठीक लगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, इज द फॉलोइंग इज एन एम्बीडेंडेट लिगेंड। एम्बीडेंडेट 2026 में आपने देखा होगा। एम्बीडेंडेट हमने पढ़ा ना अभी, जो जिसके पास 2 डोनर पेयर है, जैसे थायोसाइनेट, ये एस से भी डोनेट कर सकता है, एन से भी डोनेट कर सकता है। नाइट्रोनियम आयन वटेवर, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये एन से भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन से डोनेट करता है, ऑक्सीजन से भी डोनेट कर सकता है। ये होते हैं एम्बीडेंडेट लिगेंड, जो दो तरफ से अटैच हो सकते हैं सेंट्रल एटम से। तो यहाँ पे थायोसाइनेट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी दे सकता था, तो आंसर ही होगा, ठीक है। आंसर ही हो जाएगा, मेक सेंस। थर्ड क्वेश्चन का है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, ठीक है। जो द फॉलोइंग हैज़ द मिनिमम कंडक्टेंस। मिनिमम कंडक्टेंस मतलब जिसके नंबर ऑफ आयन्स ज़्यादा होते हैं, हमने देखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उसी कंडक्टेंस भी ज़्यादा होती है। कैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को इससे लिंक कर दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, उसी कंडक्टेंस ज़्यादा होती है। जिसके नंबर ऑफ आयन्स कम होते हैं, उसी कंडक्टेंस कम होती है। इससे पूछा मिनिमम कंडक्टेंस किसकी, जिसके नंबर ऑफ आयन्स सबसे कम होगा, उससे सबसे कम कंडक्टेंस होगी। देखो इसमें कितने, एक कैटायन है, 3 अनायन है, 4, एक कैटायन है, एक अनायन है, 2, एक कैटायन बस है 1, एक कैटायन बस है 1, अनायन नहीं है, ठीक है। तो सबसे कम किसकी हो गई? सी की हो गई और डी की हो गई, कैसे एक एक है, सी की हो गई और डी की हो गई। आंसर थर्ड, मेक सेंस, मेक सेंस, इजी पीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आप याद रख लो, मैं चाहता हूँ आप याद कर लो। देखो हे, इसमें बस प्रोसेस दी हुई है और कौन सा रिएजेंट या कौन सा जो फिक्स रिएजेंट यूज़ होता है वो याद रख लो बस। हेबर्स प्रोसेस में आयरन का कैटलिस्ट यूज़ होता है, जिगलर्स कैटलिस्ट में ये यूज़ होता है, सबसे बड़ा वाला। ऐसे ऐसे बस एक मसल मेमोरी में रख लो कि आपको ऐसे दिखे तो आपको याद आ जाए कि हाँ जिगलर में कुछ ऐसा यूज़ होता था, ठीक है। विल्किंसंस कैटलिस्ट, इतने में ही आंसर आ जाएगा। ए का 1, ए का 1, ए का 1, डी का 4, डी का 4, डी का 4, ये तो है ही नहीं है, इसका ए का 1 नहीं है, आंसर आ गया। सी का 3, विल्किंसंस में ये वाला कैटलिस्ट यूज़ होता है और वैकर्स ऑक्सीडेशन में ये वाला। ऐसे थोड़ा मसल मेमोरी याद है, 2 याद रखो बस, हेबर्स याद रख लो, जिगलर्स कैटलिस्ट याद रख लो और विल्किंसंस देख लो, ऐसे फॉस्फोरस PS3 कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ऐसे मसल मेमोरी में डाल लो, ठीक है, मेक सेंस, ओके। द फॉलोइंग्स आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कौन होंगे? पहली बात तो जिनके पास पहली बात स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे वो डायमैग्नेटिक होंगे, बिकॉज वो पेयरिंग करा देंगे। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड किसके पास है? CN- स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, हटा दो। H2O नहीं, ये तो नहीं होता। कार्बन स्ट्रॉन्ग लिगेंड हटा दो। नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस फिनाइल स्ट्रॉन्ग लिगेंड हटा दो। बच्चे क्लोरीन और H2O, क्लोरीन और H2O, A2, यही दो, इन दोनों में से कोई एक, या तो ये दोनों या तो इन दोनों में से एक डायग्मेटिक हो सकते हैं। तो कौन कौन होंगे? A और D ओनली, ऑप्शन आ गया A और D। और E भी दिया हुआ तो फॉस्फोरस तो नहीं होता, हमने पढ़ा था ना मे बी हमने नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस अगर आपको लिगेंड में दिख जाए तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाते हैं। सल्फर, हैलोजन, ऑक्सीजन दिख जाए तो वो वीक लिगेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन, हैलोजन दिख रहा है और ऑक्सीजन दिख रहा है वाटर में, ठीक है। तो ये दोनों वीक लिगेंड हो गए, तो ये दोनों पेयरिंग नहीं कर पाएंगे, तो ये पैरामैग्नेटिक रह जाएंगे, मेक सेंस, इजी पीजी। इज द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ पूछ लिया है बेबी, वेवलेंथ। वेवलेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं? एनर्जी ज़्यादा, वेवलेंथ कम, मेक सेंस। एनर्जी ज़्यादा, वेवलेंथ कम। जिसके पास सबसे ज़्यादा लिगेंड होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब उसकी वेवलेंथ कम होगी। स्ट्रॉन्ग लिगेंड
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ का स्ट्रॉन्ग लेंथ इज एनर्जी, एनर्जी ज़्यादा है तभी तो पेयरिंग करा पा रहा है। सबसे अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था ना कि अब हम लोग यहाँ पे एक स्पेक्ट्रोकेमिकल एक सीरीज़ होती है, उसके मैं 2-3 बस बताऊँगा। हम लोगों ने पढ़ा ना कि जिनके पास कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाते हैं जिनके पास। इसमें भी ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा जो हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो होता है CN, फिर हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होता है वो होता है अमोनिया, फिर होता है हमारा वाटर। ये हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल बहुत बड़ी सीरीज़ होती है, बट आप ये 3 याद रखो कि CN सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, फिर अमोनिया आता है, अमीन आता है, फिर वाटर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो CN है, NH3 है, H2 है, ये तो वीक लिगेंड हो गया, ये तो वीक लिगेंड हो गया। इन दोनों में देखते हैं, इसमें CN सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, सबसे कम वेवलेंथ इसकी होगी, कभी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो B जो होगा वो लास्ट में आएगा, B इसमें और इसमें लास्ट में, B इसमें और इसमें लास्ट है, तो 3 और 4 में देखना है, ठीक है। और C दोनों में सबसे ज़्यादा है, C दोनों में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, C दोनों में सबसे ज़्यादा है। B के बाद सबसे वीकेस्ट कौन होगा, ये दोनों तो वीक लिगेंड है, तो ये दोनों की ज़्यादा होगी, ये दोनों को छोड़ दो। B के बाद कौन आएगा, B के बाद किसी कम सबसे कम होगी, A की, कभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। A आना चाहिए था B के बाद, A आना चाहिए था B के बाद, अरे यार A आना चाहिए था, अरे यार हट गया, A आना चाहिए था B के बाद, ये हो गया आंसर, ये कट गया। मेक सेंस। ऐसे हम लोग लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको क्वेश्चन फैमिलियर कर दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप कर देना, ठीक है। बस देखो क्वेश्चन आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से इतने छोटे से। 2026 में 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन आए थे। तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया नहीं, क्योंकि मैं वो चीज़ आपको नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ अभी, और वो बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, उससे नहीं आएगा इंशाल्लाह। 25 में देखो 3 क्वेश्चन आते हैं एक चैप्टर से बस। 25 में 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। देखो 4 क्वेश्चन एक चैप्टर से, एक चैप्टर से। हमारे केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आते हैं, 45 में से 4 क्वेश्चन एक चैप्टर से। समझ रही हो कितना बड़ा वेटेज है और कितने इजी क्वेश्चन है। फेमिलियर हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग को समझ में आ रहा होगा ना, इजी पीजी है। एक नई चीज़ देखो, होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स, हेटेरोलिटिक कॉम्प्लेक्स, 2 नई टर्म्स आई है, कुछ नहीं है। होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जिनके कोऑर्डिनेशन जो उनके लिगेंड अटैच्ड, अगर वो सेम है सारे तो होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स। हेटेरोलिटिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अगर वो लिगेंड डिफरेंट है तो हेटेरोलिटिक कॉम्प्लेक्स। NH3 अटैच्ड है, एक ही लिगेंड है, एक ही टाइप का लिगेंड है, 6 बार अटैच्ड है, होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स। NH3 और Cl2 2 लिगेंड अटैच्ड है, हेटेरोलिटिक कॉम्प्लेक्स। मेक सेंस, इजी भी, कुछ नया नहीं है, बहुत इजी टर्म्स थी। तो ये बोल रहा है कि ये जो है होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स है, सही बात है। वेयर एज CN3 इज अ हेटेरोलिटिक कॉम्प्लेक्स, ये भी सही बात है। कॉम्प्लेक्स इतना हैज़ ओनली 1 काइंड ऑफ लिगेंड, ठीक है, बट कॉम्प्लेक्स ये हैज़ मोर देन 1 काइंड ऑफ लिगेंड। स्टेटमेंट ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर इज बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू। इजी बिजी क्वेश्चन, 4th आंसर हो जाएगा। मेक सेंस, इजी बिजी क्वेश्चन। अब देखो कोऑर्डिनेशन में आइसोमेरिज्म भी होता है। कोऑर्डिनेशन में आइसोमेरिज्म नाम का भी एक टॉपिक है, उसके बस मैं इस क्वेश्चन के ज़रिए मैं आपको ये चारों समझा दे रहा हूँ। इसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल भी होता है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुझे भी ज़्यादा समझ में नहीं आता आज तक, बट अगर इन चारों पे बेस्ड क्वेश्चन आया तो आप कर लोगी, मुझे पता है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर कैसे पहचानना कि जिस अगर आपको देखो, पहले छोड़ो कोऑर्डिनेशन, सॉल्वेट ढूंढो। सॉल्वेट मतलब सॉल्वेट को हम लोग एक और बोलते हैं, आई थिंक एक्वाटिक, ऐसा कुछ। सॉल्वेट मतलब पानी से कुछ रियलाइज़ हो रहा है, पानी। जिस भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको पानी दिख जाए, वो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म होगा। मत जानो क्या होता है, अगर आपको पानी दिख रहा है तो वो सॉल्वेट या हाइड्रोटिक, ऐसा कुछ, ऐसा पानी से रिलेटेड नाम होगा। सॉल्वेट हो सकता है, एक्वाटिक, या ऐसे कुछ 2-3 नाम होते हैं आइसोमेरिज्म के। सॉल्वेट, एक्वाटिक या कुछ ऐसा नाम होगा। तो यहाँ पे पानी दिख रहा है, मार दो, D का 1 होगा, D का 1 होगा, ठीक है। बस इतना सिंपल, इजी बस। दूसरा देखो, लिंकेज देखो। लिंकेज क्या होता है, लिंकेज मतलब समझना है, लिंकेज मतलब जुड़ना। लिंकेज किससे हो सकता है, एम्बिडेंटेट से। लिंकेज आइसोमेरिज्म मतलब क्या हो सकता है, लिंक हो रहा है और उसमें आइसोमेरिज्म मतलब आइसोमर अलग अलग, और लिंक मतलब कैसे, लिंकेज में अलग अलग लिंक कैसे हो सकती है, एम्बिडेंटेट ही करा सकता है वो चीज़, क्योंकि उसके पास दो एटम होते हैं। अगर HCN है तो वो लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा, NC से S से भी अटैच होगा, N से भी अटैच होगा। अगर NO2 है तो वो लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएगा, क्योंकि वो N से भी अटैच होगा और S से भी अटैच हो सकता है, राइट। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में ये दोनों ढूंढो, कहाँ पे NO2 यहाँ पे प्रेजेंट है, और किसी में HCN या फिर NO2 नहीं है। A का मार दो 2, अगेन 2 तो मैच कर गया। तो मैं समझा भी रहा आपको, ठीक है। हम लोग सॉल्वेट कैसे पहचानेंगे, लिंकेज कैसे पहचानेंगे। सॉल्वेट में पानी का कुछ ढूंढेंगे, लिंकेज में एम्बिडेंटेट ढूंढेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ढूंढो कोऑर्डिनेशन मतलब आपके 2 ऐसे आप कोऑर्डिनेशन बहुत ईजी पहचाना, बस आपको ऐसा पैटर्न दिख जाए कि 2 अलग से दिए हुए हैं, 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए हुए हैं, 2 कोऑर्डिनेशन। इसमें एक ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है,
ये कटायन है या अनायन है, इसमें भी कटायन अनायन ही है, बस आपको ऐसे अलग से दो दिख रहे हैं कि CO फिर लिगेंड है, फिर ऐसे CR और उसका भी लिगेंड है। तो ऐसे को हम लोग कोऑर्डिनेशन का पढ़ो, ऐसे पहचान लो कि आपको ऐसा पैटर्न दिख जाए तो कोऑर्डिनेशन होगा। तो C का हो जाएगा 4, C का हो जाएगा 4, आंसर आ जाएगा 4। मेक सेंस? ऐसे पहचान लोगी। एक बार फिर से देखो, सॉल्वेट आपको पानी दिख जाए, पानी दिख रहा है। लिंकेज आपको एम्बीडेंटेड दिख जाए ताकि अलग अलग तरीके से लिंक हो सके, NO2 एम्बीडेंट दिख रहा है। कोऑर्डिनेशन आपको 2 ब्रैकेट दिख जाए और दोनों में ऐसे लिगेंड वगैरह दिख जाए, 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं, दोनों में लिगेंड दिख रहा है, C हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पहचानना है। समझ में आ गया? ऐसे पहचान लोगी। ये हमारा कोऑर्डिनेशन का मेन हो गया बेबी। इंशाल्लाह इतना ही पढ़ना, और भी है चीज़ें, लेकिन इंशाल्लाह इतने में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। अगर 4 आएंगे तो 2-3 तो हो ही जाएंगे इंशाल्लाह, 2-3 तो इसमें फंसेंगे इंशाल्लाह। और बस ठीक है बेबी, समझ में आया? चलो बस हो गया।